एनिमे की शुरुआत होती है एक भयंकर युद्ध के मैदान से, जहां हमारी मुलाकात होती है हमारे मेन कैरेक्टर एक बेहद खूंखार सॉर्सरर से जिसका नाम है लक। उसके साथ दो और महारथी भी मौजूद हैं, एक है वॉरियर गोरान और दूसरा है हीरो एरिक। ये तीनों मिलकर डीमंस की फौज से खतरनाक जंग लड़ रहे थे। जब ऐसा लगता है कि डीमंस मैदान छोड़कर भाग गए हैं, तब गोरान याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक डीमन किंग का पूरी तरह काम तमाम नहीं किया है। हाँ, उन्होंने उस डीमन किंग की हालत इतनी बुरी कर दी है कि वो नानी याद कर रहा होगा, क्योंकि लड़कों ने उसका एक हाथ काटकर अलग कर दिया है। एरिक भी सहमत है, लेकिन उसे शक है कि वो इतनी जल्दी कुछ करने की जुर्रत करेगा। इसका मतलब था कि अब वो तीनों बिना खतरे के घर लौट सकते थे। जब वो बात कर रहे थे, जादूगर लक अपनी ही दुनिया में मगन था। भाई का दिमाग अलग लेवल पर था। वो जमीन पर पड़े डीमन किंग के उस कटे हुए हाथ को ऐसे घूर रहा था मानो सोच रहा हो कि क्या वो इस हाथ को माना में बदल सकता है। एरिक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन किंग को खदेड़ने के बाद भी लक की पूरी एकाग्रता सिर्फ उस हाथ पर अटकी थी। उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। इन दोनों को लगता है कि लक की कुछ आदतें तो कभी नहीं बदलेंगी। जब लक को अचानक एहसास होता है कि वो लोग बात कर रहे हैं, तो वो माफी मांगता है और कहता है कि वो उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। लक की इस हरकत पर गोरान मजे लेते हुए ताना मारता है कि इन्हीं अजीब हरकतों की वजह से आज तक तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, सीधा रोस्ट। लेकिन फिर वो सीरियस होकर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इस मनहूस डायमेंशनल रिफ्ट को अलविदा कह दे। ये जंग उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई थी, इसलिए एरिक को बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि इसी वजह से वो अपने बच्चे के जन्म के समय मौजूद नहीं रह पाया। दूसरी तरफ गोरान भी कहता है कि अगर उसकी बेटी उसका चेहरा भूल चुकी होगी तो उसे कोई हैरानी नहीं होगी। दोस्तों को इस तरह परिवार को लेकर शिकायत करते देख लक कहता है कि परिवार होने पर चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा। नो वाइफ नो टेंशन। लेकिन गोरान असहमति जताता है कि घर पर तुम्हारा इंतजार करने वाला कोई अपना हो तो वो सबसे खूबसूरत चीज है। एरिक भी समझाता है कि वो और गोरान इस लड़ाई में इतनी दूर तक सिर्फ इसलिए टिके रहे क्योंकि उनके पास परिवार का मजबूत सहारा है। इसलिए वो लक को जल्दी से अपना परिवार बसा लेने की सलाह देता है। तभी उनके निकलने से पहले ही वो देखते हैं कि दूर से डीमंस का एक और विशाल झुंड उनकी तरफ आ रहा है। पनौती पीछा ही नहीं छोड़ रही। गोरान और एरिक तुरंत लड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन लक जानता था कि वो तीनों पूरी तरह से बैटल वेरी हो चुके हैं और इस थकावट के साथ अगर सीधे लड़े तो जिंदा बचना नामुमकिन है। इसलिए लक उसी पल फैसला करता है और कहता है कि वो लोग ये उस पर छोड़कर यहाँ से निकल जाएं। जाहिर है ना तो गोरान ना ही एरिक उसे अकेला छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन लक याद दिलाता है कि डीमन किंग अभी मरा नहीं है और जब वो दोबारा उठेगा तब उन्हें हीरो की ताकत की जरूरत पड़ेगी। गोरान जिद्दी होकर अड़ जाता है कि वो भी लड़ेगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि दोनों को परिवार से मिलने जाना है। इससे पहले कि वो बहस करे, लक अर्थ मैजिक से उनके बीच का रास्ता बंद करके उस पर एक बैरियर स्पेल कास्ट कर देता है। दोनों घबराकर स्पेल हटाने की मिन्नतें करते हैं, क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन लक फैसले पर अड़िल रहता है। वो कहता है कि उन दोनों ने ही कहा था कि परिवार ने उन्हें युद्ध में सहारा दिया है और लक के लिए वो दोनों ही उसका परिवार है। लक वादा करता है कि वो जल्द आकर मिलेगा। वो याद दिलाता है कि वो बहुत जिद्दी है और समझाता है कि अगर वो आसपास रहे तो डीमन से लड़ते वक्त उसका ध्यान भटकेगा। एरिक और गोरान फिर भी बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब समझते हैं कि लक उन्हें नहीं आने देगा तो वो बस इतना कहते हैं कि भाई हमारे लिए मरना मत। लक बिना समय गवाए अकेले ही डीमंस की फौज से भिड़ जाता है। बिना रुके लड़ते रहने के बावजूद कुछ देर बाद वो अपनी सीमा तक पहुंचने लगता है और बुरी तरह थक जाता है। तभी टर्निंग पॉइंट आता है, जब उसका सामना खतरनाक डीमन जनरल से होती है। वो आते ही अपनी स्पेशल स्किल ड्रेन टच से लक की लाइफ फोर्स खींचना शुरू कर देती है। कुछ सेकंड्स में लक की ज्यादातर लाइफ फोर्स और माना खत्म हो जाता है, जिससे थकान जानलेवा हो जाती है। लेकिन जैसे ही डीमन जनरल उसका काम तमाम करने वाली होती है, लक चौंक कर सीधा उसी पर अपना ड्रेन टच इस्तेमाल कर देता है। वो उसकी लाइफ फोर्स तब तक सोखता है जब तक चुड़ैल राख नहीं बन जाती। खुद के जाल में खुद ही फंस गई। तभी लक खुलासा करता है कि उसकी लर्निंग स्किल उसे किसी भी ऐसे स्पेल को सीखने की ताकत देती है जो उस पर इस्तेमाल किया गया हो। बंदे ने गेम में चीट कोड लगा रखा है, इससे वो रिकवर कर सकेगा और अपना माना भी भर लेगा। अब वो डीमंस का सफाया करने को तैयार है और उसे लगता है कि वो सालों तक लड़ सकता है। इसी वजह से लक को समय का अंदाजा नहीं रहता। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कितने हफ्तों या महीनों से लड़ रहा है। जब भी नींद आती वो खुद पर मैरियोनेट स्पेल कास्ट कर लेता, जिससे उसका शरीर सोते हुए भी लड़ता रहता। ऑटो फार्मिंग मोड ऑन। लक को अब मुश्किल से ही महसूस होता है कि वो इंसान है। एक दिन वो आखिरकार आखिरी डीमन को भी मार गिराता है। तभी एंट्री होती है डीमन किंग की, जो पिछली लड़ाई के बाद पूरी तरह रिकवर हो चुका था।
बॉस फाइट शुरू। लक बिना समय गवाए एकदम करीब जाकर क्लोज कॉम्बैट लड़ने का फैसला करता है ताकि डीमन किंग अपनी भयानक आग वाली मैजिक इस्तेमाल ना कर सके। जब लक उस पर ड्रेन टच इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो डीमन किंग स्पेल को पीछे धकेल देता है और लक पर जोरदार हमला करता है। लक मुश्किल से खुद को बचा पाता है क्योंकि उसका घाव सोच से ज्यादा गहरा होता है और अगर वो जल्दी रिकवर नहीं हुआ तो मुसीबत में पड़ जाएगा। डीमन किंग अपनी हेक्स ब्लेड से उस पर दोबारा हमला करता है। लक उसे ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन वो हेक्स ब्लेड लक की तलवार को आसानी से टुकड़ों में तोड़ देती है। इसके बावजूद लक बिना डरे चिल्लाता है कि उसे तलवार की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक सॉर्सरर है। भाई का स्वैग ही अलग है। वो डीमन किंग पर इम्प्रिजनिंग हेलफायर कास्ट करता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और लक को करीब जाने का शानदार मौका मिलता है। जैसे ही लक काफी करीब पहुंचता है वो एक साथ इम्प्रिजनिंग हेलफायर और ड्रेन टच कास्ट कर देता है। डीमन किंग खुद को इम्प्रिजनिंग हेलफायर से बचाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो ड्रेन टच के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। अब उसके पास बस दो ही रास्ते थे, या तो जलकर खाक हो जाए या पूरी लाइफ फोर्स गवा दे। लक अपना कोई भी स्पेल नहीं रोकता और अंततः वो डीमन किंग की ज्यादातर लाइफ फोर्स सोख कर उसे पूरी तरह हरा देता है। मलबे से बाहर निकलते ही उसकी नजर खौफनाक हेक्स ब्लेड पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि उसने सच में ये नामुमकिन काम कर दिखाया है। अब फाइनली घर वापस जाने का समय आ गया था। डायमेंशनल रिफ्ट से बाहर कदम रखते ही उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है, पर वो सड़क पर चल पड़ता है। दिक्कत ये थी कि वो पूरी तरह कड़का हो चुका था और उसका एडवेंचरर कार्ड भी जलकर खाक हो गया था। लंबा सफर तय करके लक आखिरकार रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है। शहर में एंट्री लेते ही वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। एंट्रेंस पर खड़े गार्ड्स लक की हालत देखकर घबरा जाते हैं। वो डर के मारे जल्दी से उसे कपड़े और हेक्स ब्लेड लपेटने के लिए कपड़ा थमा देते हैं। बिना वक्त बर्बाद किए लक अपने पुराने दोस्त गोरन के घर जाता है, पर वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गोरन का घर एक विशाल हवेली बन चुका था। हवेली के दरवाजे पर एक अकड़ू बटलर आता है और लक से अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता है। लक शांति से अपना नाम बताता है और कहता है कि बस गोरन को बता दो, वो समझ जाएगा। पर बटलर उसे भिखारी समझता है। वो ताना मारता है कि तुम्हारे जैसे फालतू लोग रोज आते हैं। लक सच बोल रहा था, पर बटलर जिद पर अड़ा रहता है और उसे बेइज्जती करके जाने को कह देता है, जिससे लक को खाली हाथ लौटना पड़ता है। कोई रास्ता ना देखकर लक गिल्ड जाकर अपना एडवेंचरर कार्ड बनवाने का फैसला करता है। रास्ते में उसकी नजर एक शानदार पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है। कंफ्यूज होकर वो एक बूढ़े नागरिक से पूछता है कि ये किसकी मूर्ति है। बूढ़े को झटका लगता है कि इसे ये भी नहीं पता। वो सम्मान के साथ समझाता है कि ये महान सेंट लक की मूर्ति है। ये वो हीरो हैं जिन्होंने 10 साल पहले अकेले ही डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर डीमंस की फौज को रोका था। बूढ़ा बताता है कि उनके बलिदान ने दुनिया को बचा लिया था, इसलिए अब उन्हें ग्रेट हीरो और ग्रेट सेज के रूप में पूजा जाता है। ये सुनकर लक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि यहाँ सबको लग रहा है कि वो 10 साल पहले ही मर चुका है। शौक तो ये था कि वो उस डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर पूरे 10 सालों तक लड़ता रहा था। भाई का गेमिंग सेशन इतना लंबा खिंच गया कि पता ही नहीं चला। वो सीधे एडवेंचरर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। अंदर कदम रखते ही एक छपरी सा एडवेंचरर उसे उकसाने लगता है, लेकिन लक उसे इग्नोर मारकर रिसेप्शनिस्ट से कार्ड बनवाने की बात करता है। लक के इग्नोर करने से वो एडवेंचरर चिढ़ जाता है। इससे पहले कि वो हमला करता, पीछे से गोरन आ धमकता है। वो धक्के मारकर उस एडवेंचरर को हटा देता है और रोती आंखों से लक को घूरने लगता है। गोरन फूट फूट कर रोने लगता है और लक को कस कर गले लगा लेता है। वो कहता है कि उसे खुशी है कि उसका दोस्त जिंदा वापस आ गया। लक उसे दूर धकेलने की कोशिश करता है क्योंकि इतने बड़े आदमी को रोते देखना अजीब लग रहा था और वो अब बूढ़ा भी लगने लगा था। गोरन आंसू पोंछते हुए चिल्लाता है कि वो रो नहीं रहा है, फिर समझाता है कि 10 साल बीतने से वो सच में बूढ़ा हो गया है। भले ही गोरन कह रहा था कि वो नहीं रो रहा, पर उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। लक इसे इग्नोर करके खाने को ठूस ठूस के खाने लगता है। वो पागलों की तरह खा रहा था क्योंकि 10 साल से कुछ ठोस नहीं खाया था। उसने सारी एनर्जी ड्रेन टच से ली थी, पर पेट खाली था। गोरन खुश था, पर फिर वो उसे रोकता है कि लंबे उपवास के बाद एकदम से ठोस खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। गोरन बटलर को थोड़ा राइस ग्रूल लाने का आदेश देता है। वो लक से कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा कैसे बच गया। लक बताता है कि ड्रेन टच से ही वो जिंदा बचा। कुछ मिनटों बाद कोई दलिया लेकर आता है, पर वो बटलर नहीं बल्कि खुद एरिक था। शुरुआत में एरिक कूल बनने का नाटक करता है, पर लक को जिंदा देखते ही उसका स्वैग हवा हो जाता है और वो भी गोरन की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे रोता देख गोरन दोबारा जोर जोर से रोने लगता है। लक सिर पीट लेता है कि भाई मैं इन दो रोते हुए अधेड़ आदमियों के साथ क्या करूं। माहौल हल्का करने के लिए लक तंज कसता है कि सबसे हैंडसम लड़कों को भी बुढ़ापे का शिकार होना पड़ता है। एरिक और गोरन का रोना तब रुकता है जब वो एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ये अजीब नहीं है कि उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी, बल्कि वो जवान हो गया है। लक खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखता है और कंफर्म करता है कि वो सच में जवान हो गया है। उसे याद आता है कि डीमन किंग की लाइफ फोर्स सोखने की वजह से वो जवान हो गया था। गोरन और एरिक शॉक में लक को घूरने लगते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि लक ने डीमन किंग को गिरा दिया है। जब लक कंफर्म करता है तो एरिक बताता है कि राज्य डीमन किंग के दोबारा हमले के डर से मिलिट्री मजबूत कर रहा था, पर लक ने उसे हरा दिया है तो राज्य पर उसका बड़ा इनाम बकाया है। गोरन सहमत होता है।
जैसे ही गोरन एरिक को हिज मैजेस्टी कहता है, लक समझ जाता है कि एरिक राजा बन चुका है। एरिक समझाता है कि पिछले राजा को लगा कि डीमन किंग को खदेड़ने से एरिक गद्दी का हकदार है। गोरन बताता है कि वो भी गिल्ड का ग्रैंड मास्टर बन चुका है। लक मानता है कि दोनों ने तरक्की कर ली है। तभी गोरन याद दिलाता है कि लक को भी अब ग्रेट सेंट, सुप्रीम सोर्सरर और आर्च ड्यूक लक फ्रांजन माना जाता है। लक ये सुनकर बुरी तरह चिढ़ जाता है और शिकायत करता है कि भाई ये नाम इतना भयंकर और लंबा क्यों है। वो पूछता है कि इस सब का क्या मतलब है, क्योंकि वो कोई शाही नोबल नहीं है और मुझे नहीं पता कि ये फ्रांजन कौन है। एरिक समझाता है कि वो इनाम देना चाहता था, इसलिए मूर्ति बनने के बाद उसने लक को ये नोबल टाइटल दे दिया। लक मूर्ति पर तंज कसते हुए पूछता है कि भाई उस मूर्ति का क्या चक्कर है, क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति असलियत में मुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम दिखती है। एरिक सफाई देता है कि मूर्तिकार ने लक को कभी नहीं देखा था, उसने सिर्फ एरिक और गोरान की बताई बातों के आधार पर वो मूर्ति बना दी। लक पहले से जानता था कि ये सारा किया धरा इन दोनों खुराफाती दोस्तों का ही है। वो हैरान होकर कहता है कि जब इन लोगों ने उसे नोबल बना दिया तो बाकी रईस नोबल्स ने कोई बखेड़ा खड़ा क्यों नहीं किया। एरिक शांति से समझाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लक का कोई परिवार नहीं था और सबको यकीन था कि वो मर चुका है, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अब लक का दिमाग तेजी से दौड़ता है। वो समझ जाता है कि अगर मरे हुए इंसान को टाइटल देने से दिक्कत नहीं थी तो अब जिंदा वापस आने पर यह पक्का एक बड़ा सिरदर्द बनेगा। इसलिए वो फैसला लेता है कि वो अपने जिंदा होने की खबर किसी को नहीं देगा और लक मर चुका है वाली ऑफिशियल कहानी को नहीं बदलेगा। जब उसके दोस्त पूछते हैं कि वो क्या करेगा, लक एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि ये एक शानदार मौका है, वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेगा, एक नए एडवेंचरर के रूप में। गोरान और एरिक तुरंत उसकी योजना पूरी करने में जुट जाते हैं। देखते ही देखते लक के पास नए कपड़े और नया एडवेंचरर कार्ड आ जाता है। उन्होंने कार्ड पर इन्फो मास्किंग स्पेल इस्तेमाल किया था ताकि उस पर सिर्फ लक नाम दिखाई दे, क्योंकि उसका असली नाम लक लॉक फ्रांजन था। लक बड़ा हैरान होता है कि इन लोगों ने उसे एक मिडिल नेम भी दे रखा है। गोरान बताता है कि उसकी पहली जॉब एस रैंक सुप्रीम सॉर्सरर छिपा दी गई है, इसलिए सिर्फ दूसरी जॉब यानी एफ रैंक वॉरियर ही दिखाई देगी। मतलब अब वो दुनिया के लिए सिर्फ लॉक है, मानो किसी प्रो प्लेयर ने बॉट आईडी बना ली हो। गोरान पूछता है कि क्या जीरो से शुरुआत करना उसके लिए बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़ सकता है। लक सादगी से कहता है कि वो पहले ही बहुत ताकतवर दुश्मनों से लड़ चुका है। जाने के समय गोरान का बटलर आकर लक के सामने सिर झुकाकर माफी मांगता है। वो कहता है कि उस दिन उसने बदतमीजी की थी जिसका उसे पछतावा है। इसी बीच बगीचे में ट्रेनिंग कर रही एक लड़की खामोशी से उनकी बातचीत देख रही होती है, जानने की उत्सुकता में कि आखिर ये इंसान कौन है। लक बटलर से मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, वो मानता है कि उस दिन उसकी हालत खराब थी, इसलिए वो उसे दोष नहीं देता। अलविदा कहने के बाद वो सीधे एडवेंचरर्स गिल्ड निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात रिसेप्शनिस्ट अरोन से होती है। लक बताता है कि वो एक गॉब्लिन एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट लेना चाहता है, लेकिन अरोन साफ मना कर देती है। वो समझाती है कि एक नौसिखिए के लिए अकेले गॉब्लिन्स का शिकार करना खतरनाक हो सकता है। लक हार नहीं मानता और भरोसा दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा, पर अरोन को क्या पता कि वो एस रैंक मॉन्स्टर है। अरोन समझाती है कि गॉब्लिन्स को कमजोर समझने वाले रुकीज का मारा जाना आम बात है, इसलिए वो इजाजत नहीं दे सकती। तभी एक नौजवान मेज और एक बो स्काउट वहां आकर लक से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ चलना चाहेगा। वो दोनों भी एफ रैंक एडवेंचरर थे और उन्हें फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए एक इंसान की जरूरत थी। लक एक वॉरियर था तो वो एकदम परफेक्ट था। अरोन ने तुरंत रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी और कहा कि अब वो तीनों मिलकर गॉब्लिन्स का सफाया करेंगे। लक हार मानकर बात मान लेता है, ये सोचकर कि नए रुकीज को ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। परिचय के दौरान नौजवान मेज बताता है कि उसका नाम आर्यो है और वो फायरबॉल स्पेल इस्तेमाल कर सकता है। उसकी छोटी बहन अपना परिचय देती है और बताती है कि उसका नाम जिनी है और वो तीरंदाजी से मदद करेगी। लक भी अपना नया नाम बताता है और बस इतना कहता है कि वो तलवार इस्तेमाल करता है। बिना पल बर्बाद किए वो तीनों उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं जो गॉब्लिन्स के आतंक से परेशान था। वहां पहुंचकर वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। पता चलता है कि गॉब्लिन्स ने 2 महीने का जमा अनाज, 2 गायें और 3 भेड़ें चुरा ली हैं। जिनी बताती है कि पश्चिमी बाढ़ को अक्सर नुकसान पहुंचाया जाता है, मतलब वो पक्का उसी दिशा से आते होंगे। इस जानकारी और गॉब्लिन हैबिटेट रेंज का अंदाजा लगाकर वो जल्द ही पता लगा लेते हैं कि अड्डा कहां हो सकता है। जिनी सबूतों को देखकर बताती है कि वहां लगभग 10 गॉब्लिन्स होने चाहिए। आर्यो भी सहमत होता है। जब जिनी रास्ता दिखाती है तो लक खामोश रहता है। वो मानता है कि वो सच में एक काबिल स्काउट है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान शिकार पर है और वो स्मार्ट है। वो उसे मामूली एफ रैंक नहीं लगती। हालांकि लक जानता था कि उन्होंने गॉब्लिन्स की गिनती का बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया था, क्योंकि उन्होंने पैरों के निशानों पर ध्यान नहीं दिया था। ये भी जरूरी है कि गॉब्लिन्स इतने अक्लमंद नहीं होते कि अपने पैरों के निशान छुपा सके, मतलब कोई खतरनाक मॉन्स्टर उन्हें लीड कर रहा है। इसके बावजूद लक उन्हें कुछ न बताने का फैसला करता है। वो जानता है कि अगर वो सब कुछ पहले बता देगा तो वो किसी को ट्रेन नहीं कर पाएगा और इंसान नाकामियों से सीखता है। लेकिन चूंकि लक ने सच्चाई न बताने का फैसला किया था, इसलिए जिम्मेदारी उसकी थी। इसलिए वो कसम खाता है कि वो इन दोनों को मरने नहीं देगा। आखिरकार उन्हें अड्डा मिल जाता है, जो एक पुरानी खौफनाक माइन शाफ्ट लग रही थी। लक को माहौल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जिनी और आर्यो को कोई परेशानी नजर नहीं आती। वो कहते हैं कि चूंकि गॉब्लिन्स रात में जागते हैं, इसलिए उन्हें दिन में ही हमला कर देना चाहिए। ये तय होने पर लक खुद लीड करने का फैसला करता है। वो
जिनी से कहता है कि अंदर घुसते ही वो उसे कवरिंग फायर दे और पीछे से गार्ड करे। वो आर्यो को हिदायत देता है कि वो आगे बढ़ते हुए अपनी मैजिक बचा कर रखे। इसके बाद लक तेजी से दौड़कर अंदर घुसता है और गेट पर खड़े पहले गॉब्लिन को मार गिराता है। जिनी भी दूसरे गॉब्लिन को मार गिराती है। इसके बाद वो तीनों माइनशाफ्ट के अंदर घुसकर गॉब्लिन्स की बड़ी फौज से भिड़ जाते हैं। देखते ही देखते आर्यो और जिनी की हालत खराब हो जाती है और वो पस्त होकर हाँफने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ही देर में 30 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स को हरा दिया था और ये गिनती उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लक हालात समझते हुए बताता है कि गॉब्लिन्स के ऐसे झुंड को अक्सर हॉबगॉब्लिन लीड करता है। फिर वो आर्यो से पूछता है कि क्या वो अभी भी फायरबॉल लॉन्च कर सकता है। आर्यो ईमानदारी से बताता है कि अगर वो पूरी जान लगा दे तो कर सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। उधर जिनी भी अपना तर्कश चेक करके बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 तीर बचे हैं। इन हालात को देखकर आर्यो समझदारी भरा फैसला लेता है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि बिना मैजिक और तीर के आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है। लक मन ही मन उसके फैसले की तारीफ करता है, क्योंकि रुकीज के लिए पीछे हटना ही सही कदम था। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते, अचानक गुफा एक भयंकर दहाड़ से गूंज उठती है। तभी सामने एंट्री होती है एक खतरनाक गॉब्लिन लॉर्ड की। बॉस फाइट शुरू। लक तुरंत हालात का जायजा लेता है। उसे अजीब लगता है कि जिस चालाकी से गॉब्लिन्स ने जानवरों को सिस्टमैटिक तरीके से चुराया, उसके लिए अच्छी अक्लमंदी चाहिए। लेकिन इस गॉब्लिन लॉर्ड की शक्ल से ही पता चल रहा था कि इसका दिमाग घुटनों में है। मतलब साफ था, पर्दे के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। तभी गॉब्लिन लॉर्ड दोबारा दहाड़ता है। लक हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, वहां अचानक एक बीस्ट गर्ल आ धमकती है। वो बिना खौफ के तलवार लेकर सीधा गॉब्लिन लॉर्ड की तरफ दौड़ पड़ती है ताकि उसे रास्ते से हटा सके। वो फुर्ती से गॉब्लिन लॉर्ड के चारों तरफ घूमती है और हवा में छलांग लगाकर उसके कंधे पर तलवार से वार करती है। लेकिन वो जानती थी कि ये कट इतना गहरा नहीं था, इसलिए उसे और कोशिश करनी होगी। जिनी और आर्य उसकी स्किल्स देखकर हैरान रह जाते हैं। बीस्ट गर्ल के कान इतने तेज थे कि वो उन्हें नोटिस कर लेती है और चिल्लाकर कहती है कि अगर भाग सकते हो तो यही मौका है जान बचाकर भागने का। लक भी आर्य और जिनी से कहता है कि वो निकल जाएं, लेकिन रास्ते में छुपे गॉब्लिन्स के सरप्राइज अटैक से बचकर रहे। आर्य समझ जाता है कि वो सिर्फ कबाब में हड्डी बनेंगे, इसलिए वो बेहतरीन फैसला लेता है और बहन जिनी के साथ निकल जाता है। लक मन ही मन आर्यों की तारीफ करता है। अब लक चिल करते हुए बीस्ट गर्ल के पास जाकर पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। बीस्ट गर्ल लक को खड़ा देखकर चौंक जाती है कि ये भागा क्यों नहीं। लक सादगी से जवाब देता है कि उसे भागने की जरूरत महसूस नहीं हुई। भाई का स्वैग अलग है। वो लड़की समय बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए कहती है कि उसे जो करना है करे, पर बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। फिर वो वापस लड़ने में व्यस्त हो जाती है और लक उसके हर मूव और फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करने लगता है। काफी देर देखने के बाद लक कहता है कि फिलहाल तो तुम हार रही हो। ये सुनते ही बीस्ट गर्ल चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि वो उसे मामूली चमचे से कमजोर बोल रहा है। लक बात साफ करते हुए कहता है कि वो उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी तलवार की बात कर रहा था। भाई की टाइमिंग देखो, इससे पहले कि वाक्य पूरा हो, बीस्ट गर्ल की तलवार के सच में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लो भाई, हो गई बेइज्जती। निहत्ते होने पर लक मजे लेते हुए फिर पूछता है कि क्या वो श्योर है कि मदद नहीं चाहिए। लड़की लक से कहती है कि वो दोस्तों के पीछे जाए। फिर वो पीठ से शॉर्ट शॉट निकालकर दोबारा लड़ने पहुंच जाती है, लेकिन गॉब्लिन लॉर्ड एक झटके में उसे निहत्ता कर देता है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। यही लक फैसला करता है कि बहुत नाटक हो गया, अब वो खुद उसे मार गिराएगा। तभी गॉब्लिन लॉर्ड इतनी जोर से दहाड़ता है कि बीस्ट गर्ल के कान फटने लगते हैं। लेकिन अगले पल लक 1 सेकंड से भी कम समय में रफ्तार का कहर बरसाकर उस विशाल गॉब्लिन लॉर्ड को सीधे 4 टुकड़ों में काट देता है और कूलनेस से कहता है कि ये बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था। लक का खौफनाक रूप देखकर बीस्ट गर्ल सन्न रह जाती है, सारा एटीट्यूड हवा। वो इज्जत से लक से पूछती है कि वो कौन है, फिर याद आने पर बताती है कि उसका नाम सिया है और वो ईस्टर्न बीस्टकिन ट्राइब के मुखिया डैंटन की बेटी है। सिया जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है, फिर असली नाम पूछती है। लक मुस्कुराहट के साथ गर्व से छाती चौड़ी करके कहता है कि वो एक मामूली F रैंक एडवेंचरर है। जाहिर है सिया को यकीन नहीं होता। लक अपना एडवेंचरर कार्ड दिखा देता है। कार्ड देखकर सिया का दिमाग खराब हो जाता है कि ये इंसान F रैंक होने पर इतना गर्व क्यों कर रहा है। सिया कहती है कि उसकी ताकत F रैंक के हिसाब से बिल्कुल अबनॉर्मल है, ये सेंस नहीं बनाता। लक बात टाल देता है कि ये लंबी कहानी है। जब लक रैंक पूछता है तो सिया बताती है कि वो B रैंक की है। इसके बाद वो शर्मिंदगी से माफी मांगती है कि उसने भागने को कहकर बदतमीजी की थी। लक प्यार से समझाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि लक बिगिनर है, जो कि सही फैसला था। सब क्लियर होने पर लक अपना नाम बताता है, एक वेटरन F रैंक। लक सीरियस होकर पूछता है कि इस माइन शाफ्ट की गहराइयों में असल में क्या छिपा है, क्योंकि उसे यकीन है कि गॉब्लिन लॉर्ड से भी बड़ी चीज मौजूद है। ये सुनते ही सिया का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो कांपने लगती है। वो झूठ बोलती है कि उसे नहीं पता। लक चोरी पकड़ते हुए याद दिलाता है कि उसने खुद इसे अंडरलिंग कहा था, मतलब अंदर ताकतवर दुश्मन है। सिया सवाल टालने की कोशिश करती है, लेकिन लक कहता है कि नहीं बताना तो कोई बात नहीं। फिर वो गहरे हिस्से की तरफ चलने लगता है।
वो समझाता है कि उसे गॉब्लिन्स मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन अगर यहाँ बड़ा खतरा है तो गांव की हिफाजत के लिए वो आगे जाएगा और उसे हराएगा। लक का पक्का इरादा देखकर सिया सच उगल देती है। वो चेतावनी देती है कि दुश्मन को आसानी से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उनका सामना खूंखार वैम्पायर लॉर्ड से होने वाला है। ये खौफनाक सच सामने आते ही लक सब समझ जाता है। वैम्पायर लॉर्ड्स कोई आम दुश्मन नहीं, उनकी वाइटैलिटी आम राक्षसों से कहीं ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो खुद को चमगादड़ों या धुएं में बदल सकते हैं। वाकई ये एक खतरनाक दुश्मन था। लक मजे लेते हुए सिया से पूछता है कि क्या ये सब संभालना उसके लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा। लक रोस्ट करते हुए कहता है कि जब एक मामूली से गॉब्लिन ने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी तो वैम्पायर लॉर्ड के सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। लक की ये कड़वी बात सुनकर सिया का ईगो हर्ट हो जाता है, पर वो सीना तान कर कहती है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती। लक उसकी जिद मान लेता है और बस कहता है कि खुद को चोट मत लगने देना। सिया को लगता है कि लक इसका कारण पूछेगा। वो पूछती है कि क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब लक कहता है कि उसे कुछ भी पूछने में दिलचस्पी नहीं है तो सिया चिढ़ जाती है। वो फैसला करती है कि लक के ना पूछने पर भी वो पूरी कहानी सुनाएगी। सिया समझाना शुरू करती है कि उसकी ट्राइब ने पीढ़ियों से वैम्पायर्स का शिकार किया है। कुछ समय पहले वो वैम्पायर से लड़ रहे थे और उन्होंने सिर्फ एक को जिंदा छोड़ा। उस लड़ाई में उनके मुखिया यानी सिया के पिता डैंटन बुरी तरह घायल हो गए, जिससे वो इकलौता वैम्पायर भाग निकला। किस्मत देखो, वो एक खूंखार वैम्पायर लॉर्ड था। सिया कबूल करती है कि उसका बच निकलना उसकी ट्राइब की सबसे बड़ी नाकामी थी, इसलिए मुखिया की बेटी होने के नाते सम्मान वापस लाना उसका कर्तव्य है। महीनों पीछा करने के बाद फाइनली उसे पता चला है कि वो यहाँ है। लक मासूमियत से पूछता है कि अगर कोई वैम्पायर लॉर्ड को हराने में मदद कर दे तो क्या ये नियमों के खिलाफ होगा। सिया साफ करती है कि मदद मिलने पर भी ट्राइब का सम्मान वापस आ जाएगा, लेकिन वो अभी भी मानती है कि लक को लौट जाना चाहिए। पर लक मन बना चुका था। वो चेतावनी को नजरअंदाज करके अपनी हेक्स ब्लेड उसे दे देता है। वो कहता है कि बिना हथियार के तुम लड़ नहीं सकती, इसलिए इसे उधार ले लो। सिया घबराकर पूछती है कि वो किससे लड़ेगा। लक स्वैग से कहता है कि वो निहत्ते भी बहुत ताकतवर है। सिया को लगता है कि लक लंबी लंबी फेंक रहा है। उसे लगता है कि वो निहत्ते लड़ने का बहाना बना रहा है ताकि वैम्पायर लॉर्ड को मारने का मौका सिया को मिल सके। वो लक से इंप्रेस हो ही रही थी कि अगले पल उसके होश उड़ जाते हैं। लक साबित कर देता है कि वो निहत्ते किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। वो अकेले आगे बढ़कर रास्ते के सभी गॉब्लिन्स को अपने मुक्कों से कुचलकर रख देता है। सफाया होने के बाद सिया पसीने से भीगते हुए मानती है कि लक सच में बहुत ताकतवर है, पर बेचारी सिया को क्या पता कि लक असल में एक सॉर्सरर है। वो पहले एरिक और गोरॉन जैसे राक्षसी ताकत वाले योद्धाओं की टीम में था। वो दोनों इतने खतरनाक थे कि लक को हमेशा पीछे रहकर मैजिक फायर करने का काम मिलता था, लेकिन वो एक एस रैंक था। इसके अलावा उसने 10 सालों तक लगातार डीमन होर्ड और डीमन किंग से लड़ाई की थी। इस जानलेवा लड़ाई से उसकी मार्शल आर्ट्स पागलों की तरह बेहतर हो गई थी। अब वो सिया से कहता है कि उस थ्रोन रूम पर हमला करने का समय आ गया है जहां दुश्मन इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही वैम्पायर लॉर्ड सिया को पहचान लेता है। वो घमंड से ताना मारता है कि मानो एक छोटी पिल्ली जैसी लड़की अपनी औकात से बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिया उसे चुप कराते हुए चेतावनी देती है कि अब वो घिर चुका है, इसलिए वो खुद उसका काम तमाम करेगी। वैम्पायर लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि सिया के पिता पूरी ताकत लगाकर भी उसका बाल बाका नहीं कर पाए थे, और वो तो उससे भी कमजोर है। वो हवा में उड़कर कहता है कि रात के राजा पर दांत दिखाने के लिए पछतावा ही उसका आखिरी एहसास होगा। लक इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो शांति से कहता है कि इस वैम्पायर लॉर्ड ने पक्का गॉब्लिन्स के झुंड को छोटा दिखाया होगा ताकि वो लालच देकर एडवेंचरर्स को यहाँ बुला सके। वैम्पायर लॉर्ड इंप्रेस होकर कहता है कि लक काफी अक्लमंद है, इसलिए वो उसका गुलाम बनने लायक है। वो सिया को ताना मारता है कि वो तारीफ करता है क्योंकि वो एक ह्यूमन को लाई है। वो समझाता है कि भले ही उसका वैम्पायरिक चार्म किसी बीस्ट पर काम नहीं करता, लेकिन वो एक ह्यूमन को आसानी से गुलाम बना सकता है। ये सुनते ही सिया घबरा जाती है और लक से भाग जाने को कहती है, लेकिन वैम्पायर लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि अब देर हो चुकी है। अचानक लक की आंखों की चमक गायब हो जाती है, मानो उस पर जादू का असर हो गया हो। जब वैम्पायर लॉर्ड उसे बुलाता है तो लक बिना सवाल किए उसके पीछे चलने लगता है। सिया खुद को कोसने लगती है कि लक की इस हालत की जिम्मेदार वो है। वैम्पायर लॉर्ड मजे लेते हुए पूछता है कि अब वो किसके हाथों मरेगी, उसके या अपने दोस्त के। वो हंस ही रहा था कि गेम पलट जाता है। गुलाम बनने का नाटक कर रहा लक अचानक वैम्पायर लॉर्ड के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। लक स्वैग से कहता है कि उसके पास मेंटल डीबफ्स को झेलने की तगड़ी रेजिस्टेंस है। वैम्पायर लॉर्ड का घमंड चूर चूर हो जाता है क्योंकि कोई ह्यूमन इस जादू का विरोध नहीं कर सकता। लक मजे लेते हुए कहता है कि शायद तुम एक कमजोर लेसर वैम्पायर हो, जिसे गलतफहमी है कि वो एक महान वैम्पायर लॉर्ड है। सीधा रोस्ट। वैम्पायर लॉर्ड का खून खौल उठता है और वो हमला करने झपटता है, लेकिन लक उसे एक जोरदार किक मारकर दूर उछाल देता है। वैम्पायर लॉर्ड दीवार से टकराता है और लक कहता है कि लेसर वैम्पायर के हिसाब से वो काफी फुर्तीला है। वो खूंखार परछाइयों से लक पर हमला करता है और चिल्लाता है कि लक इस दिन को रोएगा, लेकिन लक उस हमले को चकमा देकर एक हाई लेवल मैजिक सर्कल से ब्लॉक कर देता है। पलक झपकते ही लक सुपर स्पीड से उसके करीब पहुंचता है और ड्रेन टच एक्टिवेट करके उसकी लाइफ फोर्स सोखने लगता है। कुछ ही
सेकंड में वेम्पायर लॉर्ड अपनी सारी ताकत खो देता है। हार मानकर वो पूछता है कि वो कौन है। कूल अंदाज में लक कहता है, ए फ्रैंक एडवेंचरर। वेम्पायर लॉर्ड को लगता है कि ये मजाक है। वो बचने के लिए खुद को चमगादड़ों में बदलने लगता है और विलन वाला डायलॉग मारता है कि लक ने उसके प्रकोप को दावत दी है, इसलिए वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। लेकिन सिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और हेक्स ब्लेड से वेम्पायर लॉर्ड को 2 हिस्सों में काट देती है। वेम्पायर लॉर्ड घबरा जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो रीजेनरेट नहीं कर पा रहा है। जल्द ही उसका सिर्फ सिर बाकी रह जाता है। सिया सम्मान के साथ हेक्स ब्लेड लक को लौटाती है। वो मानती है कि तलवार सच में धारदार है। वो बताती है कि उसे काटते वक्त उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। लक ये सुनकर अंदर ही अंदर पसीने पसीने हो जाता है। वो घबराहट भरी हंसी के साथ कहता है कि अरे नहीं, ये पक्का तुम्हारा वहम होगा। जाहिर है वो उसे नहीं बता सकता कि ये डीमन किंग की तलवार है। सिया मरे हुए वैम्पायर लॉर्ड के अवशेषों को छान मारती है और उसे एक मेडालियन मिलता है। लक उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या है। सिया गंभीरता से समझाती है कि ये एक शापित मेडालियन है जो सिर्फ खास वैम्पायर लॉर्ड्स के अंदर पाया जाता है। जब कोई वैम्पायर लॉर्ड इसे रखकर खून पीता है या मारता है तो इसमें खतरनाक श्राप इकट्ठा होने लगता है। लक सोचता है कि यार 10 साल पहले तो ऐसी चीजें नहीं होती थी, शायद ये आजकल के वैम्पायर्स का नया फैशन है। तभी कटा हुआ वैम्पायर लॉर्ड पागलों की तरह हंसने लगता है। वो एकदम विलन वाली टोन में कहता है कि उसे हराकर भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी क्योंकि मेडालियन की ताकत जल्द डायमेंशनल रिफ्ट का पोर्टल खोल देगी। पोर्टल खुलते ही अनगिनत डीमंस दुनिया पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे और दूसरी डायमेंशन से उनके डार्क गॉड्स यहाँ आएंगे। लक उसकी धमकियां सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है। डायमेंशनल रिफ्ट वही मनहूस जगह है जहां वो 10 सालों से लड़ रहा था, लेकिन एक पेंच था। उन्हें नहीं पता था कि पोर्टल कैसे खोला जाता है। 10 साल पहले जब डीमन किंग भागा था तो वो लोग पोर्टल बंद होने से पहले पीछे कूद गए थे। मतलब वो पोर्टल सिर्फ एग्जिट ओनली था। इसलिए एरिक और गोरान लक की मदद करने वापस अंदर नहीं जा पाए। वैम्पायर लॉर्ड डराते हुए चेतावनी देता है कि मेडालियन से खिंचकर कई वैम्पायर लॉर्ड्स आएंगे और वो डार्क गॉड्स के आने तक खौफ में जिएंगे। लेकिन लक जो करता है उसे देखकर वैम्पायर लॉर्ड के तो तोते उड़ जाते हैं। लक बिना भाव दिखाए उसी हेक्स ब्लेड से मेडालियन को 2 हिस्सों में काट देता है। तलवार श्राप को पल भर में सोख लेती है। लक चिल अंदाज में समझाता है कि भाई अगर डायमेंशनल पोर्टल खुल भी गया तो कोई डीमन बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ही सबको मार चुका है। सीधा मुंह पे रोस्ट। वैम्पायर लॉर्ड की आंखें फटी रह जाती हैं। वो हेक्स ब्लेड पहचान लेता है कि ये डीमन किंग की तलवार है। वो बौखलाकर लक को असली नाम से बुलाता है, तुम ही ग्रेट सेज लक हो। लेकिन इससे पहले भांडा फूटता लक झट से उसका सिर बीच से काट देता है। ले भाई, परमानेंट साइलेंट मोड। हालांकि सिया के तेज कानों ने सुन लिया था कि वो लक को ग्रेट सेंट लक कहने वाला था। लक झेमते हुए माफी मांगता है कि उसने जल्दबाजी में मेडालियन काट दिया। सिया कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, 2 टुकड़ों में भी चलेगा। खौफनाक माइंड शाफ्ट से निकलते हुए लक चिंता जताता है कि आर्यो और जिनी परेशान होंगे, जल्दी करनी चाहिए। सिया पूछती है कि क्या वो सच में ठीक होंगे। लक तसल्ली देता है कि वो एफ रैंक्स के हिसाब से शानदार है, इसलिए पक्का सही सलामत होंगे। तभी सिया चलना बंद कर देती है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि अभी उसने उसे लॉक नहीं लक कहकर बुलाया था और लक ने नॉर्मल जवाब दिया। मतलब लक ने अनजाने में राज उगल दिया कि वो ग्रेट सेंट लक है। भाई का पोपट हो गया। लक को जब एहसास होता है कि वो पकड़ा गया तो उसे भयंकर झटका लगता है। वो इनकार नहीं करता और कहता है कि प्लीज ये एक राज है। सिया दृढ़ निश्चय से वादा करती है कि वो अपनी जान देकर राज की हिफाजत करेगी। फिर मजे लेते हुए कहती है कि वो सच में ग्रेट सेंट लक की मूर्ति जैसा दिखता है। लक लाल होकर मना करता है कि वो बिल्कुल वैसा नहीं दिखता। जब वो एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं तो अरुण की आंखें फटी रह जाती हैं। वो गॉब्लिन जेम्स का पहाड़ देखकर चकरा जाती है। वो कहती है कि उन्हें सुरक्षित देखकर खुशी हुई, पर इतने जेम्स कैसे मिले। जिनी और आर्यो समझाते हैं कि गॉब्लिन्स का झुंड उम्मीद से बड़ा था और बी लैंग सिया मदद के लिए मौजूद थी। अरुण माफी मांगती है और मानती है कि गिल्ड को खतरे का सही अंदाजा नहीं लगाना चाहिए था। रात को सिया लक को बताती है कि लग रहा है गिल्ड अब वैम्पायर लॉर्ड मामले में सख्त कदम उठाएगी। तभी उनका ध्यान आर्यो और जिनी पर जाता है, जो ग्रेट सेंट लक की मूर्ति के सामने घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें सेंट लक का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि शायद उन्हीं की सुरक्षा से वो जॉब पूरी कर पाए हैं। वो मान रहे थे कि सेंट लक ने ही उन्हें ये शांति दी है। लक इतनी तारीफें सुनकर झेप जाता है क्योंकि बेचारों को अंदाजा नहीं था कि जिसके सामने है वो साक्षात पीछे ही खड़ा है। उनके जाने के बाद सिया लक को थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी वजह से वो ट्राइब का सम्मान वापस पा सकेगी। लक परेशान होकर कहता है कि इतना शुक्रिया अदा करना बंद करो। वो सिया से पूछता है कि अगर ट्राइब को वैम्पायर्स के बारे में जानकारी मिले तो क्या वो शेयर करेगी। सिया बिना झिझक तुरंत मान जाती है। लक सीरियस होकर कहता है कि जिस शांति के लिए उसने 10 साल जंग लड़ी थी वो उसे इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने देगा। बोलते हुए लक अनजाने में बिल्कुल वैसा पोज बना लेता है जैसा उस मूर्ति का था। सिया हंसी नहीं रोक पाती और कहती है, देखा, तुम सच में ग्रेट सेंट लक की मूर्ति जैसे ही दिखते हो। फिर सिया विनती करती है कि वो सीधे गिल्ड मास्टर से बात करे और उसे वैम्पायर लॉर्ड्स के खतरे के लिए चौकन्ना रहने को कहे। सिया साफ करती है कि उसने गिल्ड को रिपोर्ट कर दी है, लेकिन जब तक वो कहानी वेरीफाई करके गिल्ड मास्टर तक पहुंचाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। लक इस बात को आसानी से मान लेता है। सिया से मेडालियन का आधा हिस्सा दे देती है ताकि गोरान को समझाते वक्त पक्का सबूत मिल जाए। इसके बाद सिया अलविदा कहती है और जानकारी जुटाने सीधे अपने गांव निकल पड़ती है।
लक सीधे गोरान के पास धमकता है। गोरान उसे देखते ही भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम ये बोलकर नहीं जा सकते कि बस थोड़ी देर के लिए जा रहे हो और फिर पूरे 3 दिन बाद वापस आओगे। लक उसे शांत कराने की कोशिश करता है क्योंकि गोरान बिल्कुल उसकी माँ की तरह बर्ताव कर रहा था। भाई तू दोस्त है या मम्मी? लक मजाक किनारे रखकर मेडालियन का आधा हिस्सा दिखाता है। वो बताता है कि एक जरूरी चीज सामने आई है जिससे वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वैम्पायर लॉर्ड की बातें गोरान को समझाने के बाद लक भयानक सच्चाई कबूल करता है। वो सीरियस होकर कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि खूंखार डीमंस और डीमन किंग भी उन असली दुश्मनों डार्क गॉड्स के लिए महज एक मोहरे थे। ये सुनकर गोरान के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो आधे मेडालियन को घूरते हुए कहता है कि वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी से इसकी जांच करवाना चाहेगा क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बला से बनी है। ये सोने जैसा लग रहा था पर सोना नहीं था, और ये ओरिकन कम या मिथ्रल जैसी जादुई धातु भी नहीं लग रहा था। खुद लक जो एक महान सॉर्सरर है वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। इसलिए गोरान सोचता है कि शायद कोई एल्केमिस्ट ही इसका राज खोल सकता है। वहां से जाने से ठीक पहले गोरान उसे रुकी एडवेंचरर्स की जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और साफ करता है कि ये शुक्रिया वो गिल्ड मास्टर की हैसियत से कर रहा है। लक उससे सादगी से कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहकर लक जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो लड़की जो बगीचे से उसे घूर रही थी दरवाजे के सामने खड़ी थी। इससे पहले कि गोरान कुछ कह पाता, लड़की गुस्से से मुंह फुलाती है, जोर से सांस छोड़ती है और पैर पटकते हुए चली जाती है, फुल एटीट्यूड। गोरान गहरी सांस लेकर बताता है कि वो गुस्से से भरी लड़की उसकी बेटी चेलिस है जो जल्द 15 साल की होने वाली है। लक समझ जाता है कि ये वही बेटी है जिसके बारे में गोरान ने डिमेंशनल रिफ्ट में कहा था कि शायद वो बाप का चेहरा भूल चुकी होगी। हालांकि लक को समझ नहीं आता कि उसने उसे ऐसे क्यों घूरा। गोरान दुखड़ा रोते हुए समझाता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि गोरान ने उसके एडवेंचरर बनने के सपने के खिलाफ आवाज उठाई थी। पिता के प्यार को किनारे रख दे तो सच्चाई ये थी कि उसके पास बी रैंक की काबिलियत है, लेकिन वो अभी भी बच्ची है। उसके पास उस गहरी समझ और खतरे को भांपने वाली होशियारी यानी वेरीनेस की कमी है जो एक एडवेंचरर को चाहिए। लक याद दिलाता है कि ये चीजें तजुर्बे से मिलती हैं। गोरान साफ करता है कि वो इस मसले पर पत्नी की राय लेना चाहता है, पर वो पड़ोसी राज्य की यात्रा पर गई है। लक सोचता है कि बाप बनना सच में आफत है। तभी गोरान हाथ जोड़कर कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। वो समझाता है कि 15 साल की होते ही चेलिस को एडवेंचरर रजिस्टर करने के लिए माता पिता की परमिशन नहीं चाहिए होगी और वो पक्का एडवेंचरिंग शुरू कर देगी। इसलिए वो चाहता है कि लक कैजुअली उस पर नजर रखे। लक हामी भर देता है। अगले दिन लक छुपकर चेलिस को स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग करते देखता है और समझ जाता है कि उसने बाप का टैलेंट विरासत में पाया है। तभी चेलिस की नजर लक पर पड़ती है और वो उसे फिर लेजर जैसी नजरों से घूरने लगती है। लक अभी भी खोपड़ी खुजा रहा था कि ये भड़की हुई क्यों है। लंच के समय तो हद ही हो गई। चेलिस लक के ठीक सामने बैठ जाती है और बिना हिचकिचाहट के सीधे पूछती है, क्या तुम मेरे पिता के नाजायज बेटे हो? सीधा हेडशॉट। लक के मुंह में रखा सारा पानी फव्वारी की तरह बाहर निकल जाता है। लक खांसते हुए सफाई देता है कि वो बिल्कुल गलत सोच रही है, लेकिन चेलिस पूरी तरह कन्विंस्ड थी। वो अपना डिडक्शन समझाती है। पहला, पिता ने लक को घर बुलाने के लिए माँ के जाने का इंतजार किया। दूसरा, जब से लक आया है पिता कुछ ज्यादा ही निहाल है। और सबसे बड़ी बात, जब लक 3 दिन गायब था तो गोरान एक परेशान मम्मी की तरह टेंशन ले रहा था। लक भी उसे इस कंफ्यूजन के लिए दोष नहीं दे सकता था क्योंकि गोरान सच में उसकी मम्मी की तरह बर्ताव कर रहा था। दिक्कत यह थी कि चेलिस सच में मान चुकी थी कि लक नाजायज बेटा है। लक को लगने लगा कि गोरान का परिवार तबाह होने वाला है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वहां खड़ा बटलर लक को खूंखार नजरों से घूरने लगता है, मानो बिना बोले धमकी दे रहा हो कि जल्दी कुछ करो। प्रेशर न सह पाने पर लक सच उगलने का फैसला करता है। वो चेलिस को बताता है कि गोरान बस अपने एक पुराने दोस्त को लेकर परेशान था जो 10 साल से दूर जंग लड़ रहा था। लेकिन चेलिस इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करती क्योंकि लक दिखने में इतना जवान था कि 10 साल पुरानी बात सेंस ही नहीं बना रही थी। तब लक बताता है कि वो असल में गोरान के एडवेंचरर दोस्तों में से एक है और वो जितना जवान दिखता है उसकी उम्र उससे कहीं ज्यादा है। ये सुनकर चेलिस चौंक जाती है। लक ने चैन की सांस ली कि चलो इसे समझ आ गया, लेकिन तभी चेलिस अपना मास्टर स्ट्रोक मारती है। ओह, तो तुम पक्का मेरे बड़े भाई हो। लक के मुंह से दूसरी बार पानी का फव्वारा छूट जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है कि वो बड़ा भाई नहीं है, लेकिन चेलिस तुरंत लॉजिक बदलती है और मान लेती है कि अच्छा तो फिर वो छोटा भाई है। मतलब अभी दोनों उम्र की बात कर रहे थे और उसने उसे छोटा भाई बना दिया। एकदम क्लूलेस वो स्माइल देते हुए कहती है कि अब से वो उसे प्यारी बहना कह सकता है। भाई लॉजिक ने आत्महत्या कर ली। इस फालतू लॉजिक से लक के सब्र का बांध टूट जाता है। वो समझ जाता है कि इसकी इमेजिनेशन बहुत खिसकी हुई है। कोई दूसरा रास्ता ना देखकर वो अपना एडवेंचरर कार्ड निकालता है ताकि सबूत दे सके कि उसका पिता से खून का रिश्ता नहीं है, क्योंकि कार्ड पर कहीं मॉर्टन नहीं लिखा। लेकिन चेलिस एक अलग ही ट्रैजिक कहानी बना लेती है और मान लेती है कि उसके पिता लक को अपनाना नहीं चाहते। अब वो सोचने लगती है कि उसके पिता बहुत क्रूर है। वो लक को सांत्वना देती है कि इसमें लक की गलती नहीं है, ये सब जालिम पिता का कसूर है। चेलिस फुल हीरोइन वाली फील में कहती है कि अब वो सब उस पर छोड़ दे। वो वादा करती है कि वो पिता को लक को अपनाने के लिए मजबूर कर देगी। लक घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिद पर अड़ जाती है कि माँ गुस्से में आकर पिता को धो डालेंगी, पर उन्हें सबक मिल जाएगा। उसका खतरनाक डेडिकेशन देखकर लक की रूह काम जाती है। उसे यकीन हो गया कि गोरान का परिवार पक्का तबाह होगा। तबाही रोकने के लिए लक हार मानकर उसे मेरी प्यारी बहना पुकारता है। ये सुनते ही बटलर बाहर चला जाता है। लक सीरियस होकर चेलिस के करीब आता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक राज अपने सीने में दफन रख सकती है।
चेलिस बिना किसी शक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हामी भर देती है। उसे यकीन दिलाने के बाद लक आखिरकार अपने एडवेंचरर कार्ड से वो इन्फोमास्किंग स्पेल हटा देता है और उसे अपना असली नाम दिखाता है। कार्ड पर साफ अक्षरों में लिखा था लक लॉक फ्रांसन और उसकी असली रैंक थी एस रैंक। ये देखते ही चेलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो तुरंत समझ जाती है कि उसके सामने महान ग्रेट सेंट, दुनिया का रक्षक, सुप्रीम सॉर्सरर और खुद आर्च ड्यूक लक लॉक फ्रांसन खड़ा है। सच्चाई पता चलने पर लक बड़े आराम से समझाता है कि वो असल में कुछ ही दिन पहले उस खौफनाक डायमेंशनल रिफ्ट से जिंदा वापस लौटा है। चेलिस इस भयानक जानकारी से अभी भी गहरे शॉक में थी, लेकिन यहाँ भी उसका दिमाग एक अलग ही लेवल का गोता लगाता है। इस पूरी कहानी से वो जो सबसे बड़ा कंक्लूजन निकालती है वो ये था कि महान ग्रेट सेंट लक असल में उसका छोटा भाई है। लक का तो यहाँ सच में दिमाग खराब हो जाता है। इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद भी वो अड़ी थी कि लक उसके पिता का नाजायज बेटा है। हद तो तब होती है जब चेलिस पूरे कॉन्फिडेंस से बताती है कि उसे हमेशा से लगता था कि ग्रेट सेंट लक की मूर्ति गोरान जैसी ही दिखती है और अब उसे समझ आ गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों बाप बेटे हैं। लक तुरंत झल्लाते हुए सफाई देता है कि वो मूर्ति गोरान जैसी बिल्कुल नहीं दिखती, दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। लेकिन चेलिस एक्साइटमेंट में कहती है कि वो दोनों तो शुरू से ही भाई बहन थे। लक एक बार फिर गहरी सांस लेकर समझाता है कि वो उसका छोटा भाई नहीं है। इस पर चेलिस कहती है तो तुम पक्के मेरे बड़े भाई हो। भाई लॉजिक ने फांसी लगा ली है। लक के सब्र का पूरा बांध टूट चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम जिंदगी में एक बार मेरी बात ध्यान से सुनोगी। काफी डांट खाने के बाद आखिरकार चेलिस के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपनी इस भयंकर गलतफहमी के लिए लक से माफी मांगती है। ड्रामे के बाद लक पूरी तरह पस्त हो चुका था, लेकिन वो सीरियस होकर याद दिलाता है कि उसकी पहचान ऑफिशियल तौर पर एक टॉप सीक्रेट है। बात क्लियर होने पर लक ताना मारते हुए कहता है कि तुम किसी भी बात पर बिना सोचे समझे बहुत जल्दी यकीन कर लेती हो। चेलिस झेमते हुए मानती है कि उसे ये बात बहुत लोगों ने बोली है। लक अब पूरी तरह समझ चुका था कि गोरान उसके एडवेंचरर बनने के सख्त खिलाफ क्यों है, लेकिन साथ ही इसका मतलब ये भी था कि उसके पास एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति है, जो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। इसलिए लक फैसला करता है कि वो चेलिस को एक आसान से गिल्ड जॉब पर अपने साथ ले जाएगा जो ज्यादा खतरनाक ना हो। जैसा गोरान को डर था, चेलिस पहले ही चुपके से खुद को एडवेंचरर रजिस्टर कर चुकी थी। अगर लक उसे अपने साथ नहीं ले जाता तो वो पक्का खुद किसी ना किसी जॉब पर निकल गई होती। चेलिस इस जॉब में बहुत मजे कर रही थी। एक खूबसूरत झरने के पास ब्रेक लेने के बाद वो दोनों आखिरकार उस गांव पहुंच जाते हैं ताकि वहां के लोगों से पूछताछ करके खतरे का पता लगा सके। पूछताछ के बाद चेलिस आकर लक को रिपोर्ट देती है कि गांव वालों ने सच में मिथिकल बीस्ट्स देखने का दावा किया है। लोगों ने वहां एक सरबरस, एक हाइड्रा, एक काइमेरा, एक साइक्लॉप्स और यहां तक कि एक विशालकाय ड्रैगन भी देखा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इतना सब होने के बावजूद कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। लक ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि अगर ये सच है तो ये किसी भी एंगल से एक मामूली ई रैंक जॉब बिल्कुल नहीं है। चेलिस भी सोच में पड़ जाती है कि राजधानी के इतने करीब इन खूंखार बीस्ट्स का होने का आखिर क्या मतलब है। लक बड़े आराम से समझाता है कि गिल्ड ने पक्का तय किया होगा कि ये बीस्ट्स असल में मौजूद ही नहीं है। वो उसे खुले दिमाग से सोचने को कहता है। मिथिकल बीस्ट्स का दिखना और इंसानों को नुकसान ना होना, सारे सुराग जोड़कर चेलिस तेजी से नतीजे पर पहुंचती है कि ये सब सिर्फ इल्यूजन्स है। लक खुश होकर कंफर्म करता है। दोनों तुरंत उस जगह पहुंचते हैं जहां चश्मदीदों ने राक्षसों को देखा था। वहां कदम रखते ही उनके सामने एक विशालकाय ड्रैगन प्रकट हो जाता है। वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि जमीन कांपने लगती है। मॉन्स्टर देखकर चेलिस का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपते हुए घबराहट में पूछती है कि क्या ये सच में इल्यूजन है, क्योंकि उसे भयंकर गर्मी का एहसास हो रहा था। लक हामी भरता है कि असली ड्रैगन का भारीपन या जिंदा जीव की गर्मी महसूस नहीं हो रही, लेकिन इल्यूजन के हिसाब से ये बहुत ही सटीक है। चेलिस डर से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही लक हमले का इशारा क्यों देता है, वो सीधे ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ती है। वो पूंछ पर छलांग लगाकर गर्दन काटने के लिए सिर की तरफ बढ़ती है, लेकिन ड्रैगन अपने तेज पंजों से तलवार ब्लॉक करके उसे जोर से पीछे धकेल देता है। टक्कर खाने के बाद भी चेलिस हार नहीं मानती और बार बार हमला करती है। लक शांति से उसकी स्किल्स एनालाइज करते हुए महसूस करता है कि अगर गोरान का प्यार हटा दिया जाए तो एक वॉरियर के रूप में चेलिस की काबिलियत पक्का बी रैंक की है। लक नोटिस करता है कि ये ड्रैगन का इल्यूजन चौंकाने की हद तक सटीक है। ये असल में माना का एक विशालकाय मांस था, इसलिए चेलिस की तलवार उसे पार करने की बजाय उस पर टकरा रही थी और प्रहारों का एहसास बिल्कुल ठोस था। उसे जादुई तरीके से प्रकट किया गया था, लेकिन चेलिस उसे 100% असली मानकर पूरी तरह बेवकूफ बन चुकी थी। हद तो तब हुई जब ड्रैगन ने उस पर आग का हमला किया। असल में कोई आग थी नहीं, लेकिन चेलिस जमीन पर गोल गोल घूमकर चीखने लगी जैसे सच में जिंदा भुन रही हो। भाई ओवर एक्टिंग की दुकान। उसकी ये नौटंकी देखकर लक बीच बचाव करता है। वो तुरंत फ्लोट और तेज रफ्तार के लिए सुपर स्पीड स्पेल कास्ट करता है।
1 सेकंड से कम समय में लक ड्रैगन के सामने पहुंच जाता है। वो हाथ रखकर अपनी लर्निंग स्किल से इस बेहतरीन इल्यूजन मैजिक को चुरा लेता है। फिर वो अपना ड्रेन टच यूज करके उस पूरे ड्रैगन को तब तक सोख लेता है जब तक उसका नामो निशान नहीं मिट जाता। चेलिस अभी भी जमीन पर लेटकर गोल गोल घूम रही थी और चीख रही थी। लक आराम से कहता है कि वो अब ये नौटंकी बंद कर सकती है। अचानक रुककर खुद को चेक करने पर उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पर आग लगी ही नहीं है। लक याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। वो समझाता है कि अगर तुम इल्यूजन से सीधे आमने सामने यानी हेड ऑन लड़ोगी तो तुम्हारी हार तय है। चेलिस चिढ़कर शिकायत करती है कि काश तुमने ये बात पहले बताई होती। उसे पता ही नहीं था कि वो इससे लड़ नहीं सकते। वो पूछती है कि अगर लड़ नहीं सकते तो क्या करना चाहिए। लक प्रो प्लेयर की तरह समझाता है कि ऐसे हालात में बस उस कास्टर को ढूंढकर हराना है, पर अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाती हो तो चुपचाप भाग निकलो। चेलिस को ये बात चुभती है क्योंकि फाइटर होने के नाते पीठ दिखाना उसे बेइज्जती लगता है। लक उसकी झूठी शान पर तंज कसता है कि बेवकूफों की तरह मरने से लाख गुना बेहतर है कि इंसान भागकर जान बचा ले। भाई, हीरोपंती अपनी जगह, पर जान है तो जहान है। इसके बाद लक जंगल की तरफ मुड़ता है और छुपे हुए इल्यूजनिस्ट को आवाज लगाकर कहता है कि भाई अब बाहर आ जाओ। लक जानता था कि वो उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो इस मसले को शांति से सुलझाना चाहता है। लक स्मार्ट तरीके से कहता है कि उसे पता है इल्यूजनिस्ट ने गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, मतलब वो बस लोगों को डराकर दूर रखना चाहता है और इसके पीछे पक्का कोई बड़ी वजह होगी। जब कोई बाहर नहीं आता तो लक टोन सीरियस करता है कि वो लोग यहाँ गिल्ड की रिक्वेस्ट पर आए हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जंगल से एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसकी उसे हर कीमत पर हिफाजत करनी है। चेलिस चौंक जाती है क्योंकि वो किसी खूंखार मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक बच्चे की आवाज थी। लक सीधे पूछता है कि क्या उस चीज को यहीं रखना जरूरी है। बच्चा मासूमियत से जवाब देता है कि उसे कहीं और ले जाना आसान नहीं है। लक गहरी सांस लेकर चेतावनी देता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें गिल्ड को रिपोर्ट देनी होगी कि वो जॉब फेल कर चुके हैं। लक चिल अंदाज में कहता है कि वैसे उसे खुद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर चेलिस का पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। वो लक को हिलाते हुए पागलों की तरह कहती है कि वो करियर की शुरुआत में फेलियर नहीं चाहती। लक शांत कराता है कि छोटी मोटी फेलियर से पसीना मत बहाओ, पर चेलिस घबरा रही थी कि अब वो अपने गिल्ड मास्टर पिता गोरान को क्या मुंह दिखाएगी। बाप के तानों का खौफ ही अलग है। उसके भयंकर ओवर रिएक्शन को इग्नोर मारते हुए लक वापस मेन टॉपिक पर आता है। वो इल्यूजनिस्ट को कड़वी सच्चाई समझाता है कि अगर वो जॉब फेल करके गए तो गिल्ड पक्का किसी और एडवेंचरर को यहाँ भेजेगा और कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग शरीफ होंगे। हो सकता है वो जबरदस्ती करें, राज उगलवाने के लिए सीधा हमला कर दें। अगर ऐसा हुआ तो किसी का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो इस नौबत से बचना चाहता है। लक की लॉजिकल बातें सुनकर इल्यूजनिस्ट बच्चा मान जाता है। वो हिम्मत जुटाकर खुद को उनके सामने लाता है। जैसे ही वो पेड़ों के पीछे से बाहर आता है, चेलिस की नजर उसके सींगों पर पड़ती है। सींग देखते ही वो खौफ से पीछे हटकर चिल्लाती है कि ये तो एक फींड है। चेलिस के रिएक्शन को देखकर बेचारा बच्चा शर्मिंदगी से सींग छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन लक की बात अलग है। वो भेदभाव पर रत्ती भर ध्यान नहीं देता। इसके बजाय वो उस बच्चे की जमकर तारीफ करने लगता है कि उसका इल्यूजन कितना शानदार था। लक मानता है कि बच्चे ने अपनी मौजूदगी को भी इतनी चालाकी से छुपाया था कि लक भी चकमा खा गया। वो सच में इंप्रेस था। तारीफ सुनकर बच्चा शर्म से लाल हो जाता है और झेपते हुए लक को शुक्रिया कहता है। लक दोस्ताना स्माइल देता है और खुद को मामूली एफ रैंक एडवेंचरर बताकर परिचय देता है। भाई का स्वैग अलग ही है। फिर वो चेलिस का परिचय करवाता है जो डर के मारे गूंगी हो चुकी थी। लक का दोस्ताना बर्ताव देखकर बच्चा भी हुड हटाता है, चेहरा दिखाता है और बताता है कि उसका नाम लूसीरा है और वो एक फींड है। चेलिस घबराते हुए पूछती है कि क्या फींड्स बहुत खूंखार जीव नहीं होते। लक गलतफहमी दूर करते हुए समझाता है कि असलियत में फींड्स बहुत ताकतवर मेजेस और फाइटर्स होते हैं, लेकिन वो लड़ाकू नहीं होते। ये सच्चाई जानकर चेलिस फाइनली राहत की सांस लेती है। माहौल शांत होने पर लक लूसीरा पर ध्यान लगाता है और पूछता है कि वो किस चीज की हिफाजत कर रहा है। लूसीरा शब्दों के बजाय उन्हें वो चीज खुद दिखाने का फैसला करता है। जब वो जंगल के अंदर जा रहे होते हैं तो लक पूछता है कि आखिर उसने लक पर इतना जल्दी भरोसा कैसे कर लिया। लूसीरा समझदारी से समझाता है कि लक पर उसके इल्यूजन का असर नहीं हुआ था, जिससे उसे समझ आ गया था कि लक उससे कहीं ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर है। लेकिन ताकत होने के बावजूद लक ने घमंड नहीं दिखाया और जबरदस्ती हमला करने की कोशिश नहीं की। इसलिए लूसीरा को लगा कि लक पर भरोसा किया जा सकता है। काफी देर चलने के बाद वो प्राचीन काल के खंडहर यानी रूइन के पास पहुंचते हैं। अंदर पहुंचते ही लक और चेलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां सामने जो चीज बैठी थी, जिसे लूसीरा पूरे सम्मान के साथ एक्सॉल्टेड गरबेरगा कहकर बुला रहा था, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि एक जिंदा मुर्गा था। चेलिस मुर्गे को देखकर अपना सिर पीट लेती है और सीधे बोल पड़ती है कि ये तो बस एक मामूली सा मुर्गा है। ये सुनते ही लूसीरा का खून खौल उठता है। वो गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान एक्सॉल्टेड गरबेरगा द सेराफेल को एक मामूली मुर्गा कहने की। चेलिस को समझ नहीं आता कि ये बच्चा एक मुर्गे के लिए इतना क्यों भड़क रहा है। इन दोनों की फालतू बहस देखकर लक बीच में कूदता है। वो झिझकते हुए लूसीरा से पूछता है कि भाई बुरा मत मानना, पर ये एक्सॉल्टेड गरबेरगा आखिर है कौन, क्योंकि लक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
चूंकि लक ने तमीज से पूछा था, इसलिए लुसीरा शांत होकर समझाता है कि गेरबेरगा एक सेराफिल है, यानी कि एक ऐसा मुर्गा जिसके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। ये सुनकर चेलिस तुरंत कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये मुर्गा ही है, तो तुम इतना भड़क क्यों रहे हो। लुसीरा का पारा फिर हाई होने लगता है। इस बार लक कोई रिस्क नहीं लेता। वो झट से अपना हाथ चेलिस के मुंह पर रख देता है ताकि वो बकवास न करे। लक प्यार से लुसीरा से उन ईश्वरीय शक्तियों के बारे में पूछता है। लक का सम्मान देखकर लुसीरा खुश हो जाता है। वो गर्व से बताता है कि उसकी ट्राइब जिस सेराफिल की पूजा करती है, उसने अपनी बांग से पूरी दुनिया को जगाया था। उस मुर्गे की बांग ने ही दिन और रात के बीच की लकीर खींची थी और अलग अलग दुनियाओं यानी वर्ल्ड्स के बीच की सीमाओं को स्पष्ट किया था। इसी वजह से ये दूसरी डायमेंशन से आने जाने वाली किसी भी चीज को रोक सकता है। लक के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो समझ जाता है कि इसका मतलब ये मुर्गा किसी डायमेंशनल रिफ्ट के एंट्रेंस को भी बंद कर सकता है। लक को तुरंत खौफनाक वैम्पायर लॉर्ड की बातें याद आ जाती हैं। उसने कहा था कि पोर्टल खुल गया तो अनगिनत डीमंस और डार्क गॉड्स तबाही मचाने आएंगे। लक कड़ियां जोड़ लेता है कि इसी वजह से वैम्पायर्स इस एक्सॉल्टेड गेरबेरगा को निशाना बना रहे हैं ताकि वो पोर्टल बंद न कर सके। लुसीरा दुख भरी कहानी सुनाता है कि उसकी ट्राइब पर वैम्पायर्स ने जानलेवा हमला कर दिया था और वो अकेला जिंदा बच पाया था। मुखिया ने एक्सॉल्टेड गेरबेरगा को सौंपा था। उन्होंने कहा था कि वो इस प्राचीन टेम्पल में चला जाए क्योंकि यहाँ एक शक्तिशाली बैरियर है जो वैम्पायर्स को रोकता है। लेकिन बेचारे के साथ तो स्कैम हो गया। यहाँ आने के बाद भी उस पर एक के बाद एक जानलेवा हमले हो रहे हैं। लक एक गहरी सांस लेकर सीरियस होकर कहता है कि उसे उनके साथ रॉयल कैपिटल चलना होगा। और फिर लक सच्चाई का बम फोड़ता है कि जिस बैरियर के भरोसे तुम बैठे हो वैसा कोई बैरियर यहाँ है ही नहीं। ये सुनकर ल्यूसीरा के होश उड़ जाते हैं। तभी लक खौफनाक हेक्स ब्लेड बाहर निकाल लेता है। वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि अब से वो एक्सॉल्टेड गेरबेरगा की हिफाजत करेगा। वो समझाता है कि ये डीमन किंग की तलवार है और ये उसके पास इसलिए है क्योंकि उसने खुद डीमन किंग को हराया है। ये सुनते ही ल्यूसीरा का दिमाग सुन पड़ जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने महान सेंट लक द ग्रेट सेज खड़े हैं। वो हैरान था कि ये महान हस्ती अपने उन खौफनाक कारनामों के बाद भी जिंदा वापस कैसे लौट आई। लक हामी भरता है और एक घुटना जमीन पर टेक देता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान घुटनों पर था। लक अपने नाम की कसम खाते हुए वादा करता है कि वो एक्सॉल्टेड गेरबेरगा द सेराफिल की जान देकर हिफाजत करेगा। इसके पास इकलौती ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बचा सकती है, इसलिए ल्यूसीरा ने उसे बचाकर महान काम किया है। लक दुनिया के निवासियों की तरफ से ल्यूसीरा और उसकी ट्राइब को शुक्रिया अदा करता है। ये सुनकर ल्यूसीरा के सब्र का बांध टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उसने ये अपनी ट्राइब के लिए किया था, लेकिन उसे खुशी है कि जिस सेराफिल को उन्होंने बचाया वो दुनिया को बचाएगा। महान ग्रेट सेज ने खुद शुक्रिया अदा किया। इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी। दूसरी तरफ ओवर स्मार्ट चेलिस का दिमाग अलग चल रहा था। टेम्पल से बाहर निकलते ही चेलिस लक को ताना मारती है। वो कहती है कि तुम खुद हमारे घर में मुफ्तखोर फ्री लोडर हो, इसलिए पिता लक को कोई पालतू जानवर पेट नहीं रखने देंगे। सीधा रोस्ट पर टाइमिंग गलत। ये सुनते ही ल्यूसीरा भड़क जाता है और चिल्लाता है कि एक्सॉल्टेड गेरबेरगा फालतू जानवर नहीं है। इससे पहले कि वो लड़े, लक बिजली की रफ्तार से ल्यूसीरा को धक्का देकर हटा देता है। उसी पल वहां एक खूंखार वैम्पायर हमला करता है। लक ने ल्यूसीरा को बचा लिया था। लक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ता है कि वैम्पायर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि अगले ही पल वहां दो और खूंखार वैम्पायर्स अचानक टपक पड़ते हैं। चेलिस तुरंत तलवार निकालकर गार्ड पोजीशन में आ जाती है। एक वैम्पायर घमंड से पूछता है कि तुम कौन हो। लक चिल अंदाज में कहता है कि वो किसी ऐरे गहरे लेसर वैम्पायर को अपना नाम बताने में दिलचस्पी नहीं रखता। भाई की बेइज्जती करने की कला गजब है। बौखलाकर वो तीनों अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एनहांसमेंट इस्तेमाल करते हैं। लक समझ जाता है कि उनका फोकस ल्यूसीरा पर है, मतलब वो सेराफिल को हथियाना चाहते हैं। मामला सीरियस था, इसलिए लक फैसला करता है कि वो इनमें से किसी एक को भी जिंदा भागने का मौका नहीं देगा। वो उनके ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे मैजिक एरोज बारिश की तरह बरसने लगती हैं। वो बच ही रहे थे कि लक अपना खूंखार इम्प्रिजनिंग हेलफायर कास्ट कर देता है। भयंकर आग उन तीनों वैम्पायर्स को कुछ ही सेकंड्स में जिंदा भूनकर राख बना देती है। पेड़ों के पीछे छिपा चौथा वैम्पायर ये खौफनाक नजारा देख लेता है। वो डर के मारे खुद को चमगादड़ों में बदलने लगता है। इससे पहले कि लक पीछा कर पाता, एक्सॉल्टेड गेरबेरगा बीच में खेल कर देता है। उस दिव्य मुर्गे की एक जोरदार और गगनभेदी बांग से वो आधा बदला हुआ वैम्पायर तुरंत जलकर राख में बदल जाता है। ये जादू देखकर चेलिस कंफ्यूज थी। तब ल्यूसीरा गर्व से समझाता है कि ये सेराफिल की शक्ति थी। वो बताता है कि जब वैम्पायर खुद को बदल रहा था तो उसने जबरदस्ती एक सीमा खींची। सेराफिल की ईश्वरीय शक्ति किसी भी चीज को अपनी फॉर्म बदलने के बीच में रहने की इजाजत नहीं देती। नियम टूटते ही वो राख में बदल गया। चेलिस पूछती है कि अगर शक्ति गजब की है तो भागने की जरूरत क्या है। ल्यूसीरा कड़वा सच बताता है कि शक्ति सिर्फ रूप बदलते वक्त काम करती है। चेलिस समझ जाती है कि लड़ाई के दौरान वैम्पायर्स की सबसे बड़ी आफत उनका भागना ही होता है, इसलिए ये शक्ति बहुत काम की है। वो मान लेती है कि मुर्गा गजब है, लेकिन ल्यूसीरा फिर चिढ़कर टोकता है कि इसका नाम मुर्गा नहीं, एक्सॉल्टेड गेरबेरगा है।
रॉयल कैपिटल लौटते ही सिया उनका इंतजार कर रही थी। वो लक को बताती है कि उसके गांव में सब ठीक है। सिया को देखते ही चेलिस डिफेंसिव हो जाती है। वो डींगे मारती है कि वो लक की अप्रेंटिस है। सिया को फर्क नहीं पड़ता। वो तारीफ करके बात खत्म करती है और चुपके से लक को बताती है कि बहुत जरूरी बात करनी है। अकेले होने पर सिया बताती है कि वैम्पायर्स पक्का बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि उन्हें एक वैम्पायर हाई लॉर्ड लीड कर रहा है। लक समझ जाता है कि मामला उसकी सोच से बड़ा है। जो मॉन्स्टर वैम्पायर लॉर्ड्स को कंट्रोल करे वो आम जीव नहीं हो सकता। सिया बताती है कि उसकी ट्राइब साजिश का पर्दाफाश करके रोकने की कोशिश कर रही है। लक जानता है कि एक हाई लॉर्ड कोई मामूली जीव नहीं होता, बल्कि उसकी विनाशकारी ताकत साक्षात एक डीमन के बराबर होती है। हालात खराब करते हुए सिया कबूल करती है कि वैम्पायर लॉर्ड के शिकार के दौरान घायल होने से उसके पिता अभी ठीक नहीं हुए हैं। जब सिया ने ट्राइबल काउंसिल में पिता की जगह हिस्सा लिया तो उसने हमले के खिलाफ वोट डाला, लेकिन काउंसिल में ज्यादातर लोग गर्म खून वाले हार्डलाइनर्स हैं, इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके मिट जाने का खतरा है। लक अंदाजा लगाता है कि इसीलिए वो हाई लॉर्ड को हराने के लिए मदद मांग रही है। सिया हामी भरती है पर झिझकते हुए कहती है कि इससे पहले हमें एक काम जल्दबाजी में करना होगा। लक थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि इस गंभीर वक्त में हाई लॉर्ड को हराने से ज्यादा जरूरी काम आखिर क्या हो सकता है, पर उसे लगता है कि पक्का कुछ बहुत अहम होगा। सिया अटकते हुए बताती है कि वैम्पायर्स पागलों की तरह एक खास मुर्गे की ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्हें उस मुर्गे को सुरक्षित करना होगा। लक कंफ्यूजन में सोचता है कि क्या ये उसी मुर्गे की बात कर रही है। सिया कहती है कि वो लक की उलझन समझ सकती है क्योंकि एक मुर्गे की हिफाजत करना बेतुका लगता है। वो बताती है कि वो मुर्गा डायमेंशनल पोर्टल्स को बंद कर सकता है और वैम्पायर्स को रूप बदलने से रोक सकता है। लक समझ जाता है कि वो ल्यूसीरा के मुर्गे की बात कर रही है, पर सिया को लग रहा था कि लक यकीन नहीं कर रहा। लक उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो सुन ही नहीं रही थी, इसलिए लक मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम असल में उस मुर्गे से पहले ही मिल चुकी हो। इसके बाद लक अचानक दरवाजे की तरफ मुड़ता है और बाहर खड़े किसी शख्स को शांत रहने का इशारा करता है। फिर वो बिना किसी वार्निंग के अचानक झटके से दरवाजा खोल देता है और बूम, दरवाजा खुलते ही चेलिस बुरी तरह लुढ़कते हुए सीधे कमरे के अंदर आकर फर्श पे गिरती है। मैडम बाहर खड़े होकर सबकी बातें छुपकर सुन रही थी और अब रंगे हाथों पकड़ी गई। उसके ठीक पीछे ल्यूसीरा भी अंदर आता है और चिढ़ते हुए कहता है कि उसने पहले ही चेलिस को छुपकर बातें सुनने से मना किया था। पकड़े जाने पर चेलिस घबराकर झूठ बोलने की कोशिश करती है कि वो ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसकी कोई भी फालतू एक्सक्यूज यहाँ काम नहीं आने वाली तो वो फाइनली हार मान लेती है और सिर झुकाकर लक से माफी मांगती है। लक को उसकी इस बचकानी हरकत पर हैरानी नहीं होती। वो शांति से चेलिस को आदेश देता है कि वो सिया से भी माफी मांगे। चेलिस तुरंत सिया के सामने झुककर दिल से माफी मांगती है। सिया दरिया दिल है, वो तसल्ली देती है और मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, बस वो ये राज किसी को नहीं बताएगी। मामला शांत होने के बाद लक ल्यूसीरा को सिया से मिलवाता है और बताता है कि ये बच्चा फील्ड ट्राइब से है। फिर लक उस मुर्गे की तरफ इशारा करता है और धमाका करते हुए बताता है कि यही वो साक्षात सेराफल है जिसे सिया की ट्राइब पागलों की तरह ढूंढ रही है। शुरुआत में सिया कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जब उसे हकीकत का एहसास होता है तो उसके चेहरे पर शौक साफ छलकने लगता है। लक तसल्ली देते हुए कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक था कि उसे ये मुर्गा पहले ही मिल गया। वो दावे के साथ बताता है कि उसने खुद इसकी खौफनाक ताकत देखी है, जब एक वैम्पायर सिर्फ इसकी बान सुनकर पलक झपकते ही राख बन गया था। लक की बात सुनकर सिया को 100% यकीन हो जाता है कि लेजेंड बिल्कुल सच है। वो तुरंत पूरे सम्मान के साथ घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और उस मुर्गे के सामने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करती है। वो भक्ति भाव से कहती है कि आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। लक सीरियस होकर कहता है कि अब सेराफल तो सुरक्षित है, इसलिए अब उनका इकलौता काम है उस खूंखार हाई लॉर्ड का नामो निशान मिटाना। ये सुनते ही सिया एक मैप निकालकर लक के सामने बिछा देती है। वो इशारा करते हुए बताती है कि हाई लॉर्ड और उसके चमचे पहाड़ों के पास कहीं छुपे हुए हैं। लक इस अधूरी जानकारी से कन्विंस नहीं लग रहा था। वो कहता है कि काश वो लोकेशन को थोड़ा और सटीक कर पाते। सिया मजबूरी जताते हुए साफ करती है कि सिर्फ इतनी सी जानकारी निकालने के लिए भी उन्हें लोहे के चने चबाने पड़े हैं, क्योंकि वो इलाका खून के प्यासे वैम्पायर्स से खचाखच भरा हुआ है। इन खौफनाक बातों के बावजूद ओवर एक्साइटेड चेलिस खुशी से उछलने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी हाई लॉर्ड की फौज से दो हाथ करेगी। लेकिन लक तुरंत उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए साफ कह देता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं ले जाएगा। जाहिर सी बात है, वो जगह बहुत खतरनाक है। लक लॉजिक समझाता है कि सिया एक अनुभवी बी रैंक एडवेंचरर है और उसे अपनी ट्राइब के सख्त नियमों की वजह से इस जानलेवा शिकार पर जाना ही पड़ेगा, इसलिए दोनों के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनकर चेलिस का मुंह लटक जाता है, लेकिन लक स्मार्ट है। वो सीरियस टोन में कहता है कि उसे चेलिस की जरूरत है ताकि वो इस चमत्कारी मुर्गे की हिफाजत कर सके। लक समझाता है कि राजधानी में जादुई बैरियर लगा है, इसलिए लॉर्ड क्लास वैम्पायर्स अंदर नहीं घुस पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें एक आउटस्टैंडिंग एडवेंचरर की सख्त जरूरत है जो ढाल बनकर इसकी हिफाजत कर सके।
लक की बात सुनकर चेलिस का ध्यान सिर्फ आउटस्टैंडिंग एडवेंचरर पर अटक जाता है। उसका ईगो आसमान छूने लगता है। उसका सारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो चौड़े होकर ये मिशन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ ही देर बाद उसका पिता गोरान घर आ जाता है और चेलिस दौड़कर उससे मिलने जाती है। सिया ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है। तब लक बताता है कि चेलिस असल में गोरान की ही बेटी है। कुछ सेकंड बाद गोरान कमरे में एंट्री लेता है। वो मुस्कुराते हुए लक को दिल से धन्यवाद देता है कि उसने उसकी बेटी का इतना अच्छा ख्याल रखा। लक तसल्ली देते हुए फेंकता है कि उसकी बेटी सच में एक बहुत बेहतरीन वॉरियर है। अपनी बेटी की तारीफ सुनकर गोरान खुशी से फूला नहीं समाता। वो प्यार से चेलिस को उसकी पहली जॉब पूरी करने पर बधाई देता है। लेकिन तभी गेम पलट जाता है। सबको चौंकाते हुए चेलिस अचानक फूट फूट कर रोने लगती है और हाथ जोड़कर पिता से माफी मांगने लगती है। गोरान बुरी तरह पैनिक करने लगता है। चेलिस सिसकते हुए कहती है कि उसने अपने पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। गोरान घबराकर पूछता है कि आखिर वो इतनी भड़की हुई क्यों थी। चेलिस मासूमियत से ऐसा सच उगलती है कि सबके तोते उड़ जाते हैं। वो कहती है कि उसे लगा था कि लक उसके पिता का नाजायज बेटा है। गोरान ये सुनते ही पागलों की तरह हंसने लगता है। चेलिस भी हामी भरती है और कहती है कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसने कैसे ये बेतुका नतीजा निकाल लिया था कि लक उसका छोटा भाई है। ये सुनते ही गोरान के मुंह से पानी का फव्वारा छूट जाता है। गोरान थककर पूछता है कि क्या उसने लक के लिए मुसीबत खड़ी की। चेलिस बहाना बनाकर वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। उसके जाते ही गोरान लक से गिड़गिड़ाता है कि वो उसकी बेटी को मौका दे। वो रोते हुए कहता है कि उसकी बेटी इतनी बड़ी डिजास्टर है, पता नहीं ये पागलपन उसमें कहां से आया है। लक को पुराने दिन याद आते हैं जब गोरान भी बिना सोचे समझे नतीजे निकालता था। मतलब बाप का ही जेनेटिक डिफेक्ट बेटी में आया है। गोरान पैनिक करते हुए कहता है कि उसे बेटी को एडवेंचरर बनने से रोक देना चाहिए। लक शांत कराते हुए भरोसा दिलाता है कि वो उस पर नजर रखेगा। गोरान इमोशनल होकर फूट फूट कर रोते हुए लक को कसकर गले लगा लेता है। किस्मत का खेल देखो, ठीक उसी वक्त चेलिस वापस आ जाती है। पिता और लक को बाहों में लिपटे देखकर वो फिर एक गलत रोमांटिक नतीजे पर पहुंचती है। बिना सफाई का मौका दिए वो माफी मांगते हुए कहती है, आप अपना समय लीजिए, और भाग जाती है। पूरे 1 घंटे की माथापच्ची के बाद फाइनली चेलिस को सारी बात समझ में आती है। इस ड्रामे के बाद दोनों बुरी तरह पस्त हो जाते हैं। चेलिस झेंपते हुए माफी मांगने लगी और अपनी बेवकूफ़ी की सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन लक ने तुरंत हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि ये लड़की अपने खिसके हुए लॉजिक से मामला और ज्यादा पेचीदा बना दे। फालतू ड्रामा खत्म होने के बाद वो लोग सीरियस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स पक्का कुछ बड़ा कर रहे थे। लक गोरान को बताता है कि सिया के मुताबिक उन्हें एक हाई लॉर्ड लीड कर रहा है, इसलिए मास्टर प्लान ये है कि उन्हें सीक्रेट वेपन यानी उस मुर्गे की हिफाजत करनी होगी, जबकि वो सीधे वैम्पायर स्ट्रॉन्ग होल्ड और हाई लॉर्ड पर धावा बोलेंगे। गोरान समझ जाता है, लेकिन अपना गिल्ड मास्टर वाला दिमाग लगाते हुए कहता है कि अगर मुर्गे की ताकत इतनी गजब की है तो क्या वो उसे अपनी मदद के लिए ले जा सकते हैं। लुसीरा समझाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुर्गे की शक्ति सिर्फ वैम्पायर्स के रूप बदलने पर काम करती है। लक हामी भरते हुए कहता है कि बीच भयंकर लड़ाई में मुर्गे को सुरक्षित रखना कोई आसान काम नहीं है। तभी सिया एक खौफनाक सच उगल देती है। वो बताती है कि अगर हाई लॉर्ड ने सेरेफिल का खून पी लिया तो मेडेलियन में श्राप इतनी भयंकर रफ्तार से भरेगा कि उसी पल डायमेंशनल डोर खुल जाएगा। ये जानकारी चौंकाने वाली थी और मुर्गे का रिएक्शन देखकर लग रहा था मानो उसे खुद भी नहीं पता था। सिया गंभीरता से समझाती है कि ये श्राप जीवन के अपमान से पैदा होता है। जिस जीव को अपवित्र किया जा रहा है वो जितना पवित्र होगा, श्राप उतनी ही तेजी से इकट्ठा होगा। लक तुरंत कहता है कि ऐसे में तो मुर्गे को युद्ध के मैदान से दूर रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालात की भयंकर गंभीरता देखकर गोरान सुझाव देता है कि क्या उन्हें राजा एरिक से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर मुर्गा ईश्वरीय है तो रॉयल फैमिली को उसकी हिफाजत करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लक ने इस बारे में सोचा ही नहीं था, पर वो जानता था कि राजा खुद एक हीरो रह चुका है, इसलिए मुर्गा राजमहल में सबसे ज्यादा महफूज रहेगा। बिना कोई समय बर्बाद किए गोरान तुरंत एक मैसेंजर को राजमहल भेज देता है। एरिक को सारी बात बताने के बाद वो सब रॉयल पैलेस पहुंचकर राजा का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि सिया इतने आलीशान राजमहल में एक जिंदा मुर्गा पकड़े हुए बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। इंतजार करते हुए लक कहता है कि उन्हें रास्ता दिखाने वाला चैम्बरलिन बहुत जवान था। गोरान मुस्कुराते हुए बताता है कि अगर उसे एरिक के अप्रेंटिसेस की गिनती पता चल जाए तो वो हैरान रह जाएगा। राजमहल में अप्रेंटिस नाइट्स, अप्रेंटिस चैम्बरलिन्स और अप्रेंटिस शेफ्स मिलाकर कुल 2000 ट्रेनी हैं। गोरान समझाता है कि ये एक वेलफेयर पॉलिसी है जिसमें गरीब नोबिलिटी के बेटे और डीमन किंग के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए नाइट्स के अनाथ बच्चे शामिल हैं। रॉयल पैलेस में बेहतरीन ट्रेनिंग लेने से उन्हें भविष्य में आसानी से रोजगार मिल जाएगा। लक को बात समझ आती है और वो मानता है कि एरिक सच में एक महान राजा है। गोरान पूरी तरह सहमत होते हुए बताता है कि एरिक का मानना है कि शिक्षा ही राज्य को समृद्ध बनाती है। काफी इंतजार के बाद एरिक अपनी 2 बेटियों के साथ आता है और खुशी से कहता है कि उसने सुना है लक ने एक वैम्पायर लॉर्ड को हरा दिया है। छोटी बच्चियां तमीज से अपना नाम चार्लेट और मैरी बताती हैं। वो लक को आर्क ड्यूक फ्रांजन कहकर पुकारते हुए कहती हैं कि उनसे मिलना सम्मान की बात है।
सबसे छोटी बच्ची मैरी खुशी से उछलते हुए लक से ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन जैसे ही लक की नज़र उसके हाथ की किताब पर पड़ती है उसे भयंकर झटका लगता है। किताब का टाइटल था द एडवेंचर्स ऑफ लक। एरिक हंसने लगता है और बताता है कि मैरी को उसकी बहादुरी के किस्सों वाली ये पिक्चर बुक बहुत पसंद है, इसलिए वो बाद में इस पर साइन जरूर कर दे। लक पूरी तरह कंफ्यूज खड़ा था। तब सिया उसे बताती है कि इस किंगडम का हर एक बच्चा उसकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है। गोरॉन मजे लेते हुए बताता है कि विशाल मूर्ति बनवाने के बाद ये दूसरी चीज थी जो एरिक ने की थी। अब देश का हर एक बच्चा उसे अपना हीरो मानता है। लक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये बच्चों की ब्रेन वॉशिंग है। लुसीरा मासूमियत से बताता है कि उस मुर्गे को भी लक की पिक्चर बुक बहुत पसंद है। लक हैरान रह जाता है कि एक भगवान भी इसका शिकार हो गया। जैसे ही एरिक की बेटियों की नजर मुर्गे पर पड़ी, वो उसे पुचकारने के लिए आगे बढ़ी। गोरॉन अपनी बेटी चलिस से कहता है कि वो राजकुमारियों के साथ खेले ताकि बड़े शांति से बात कर सके। उनके कमरे से जाते ही एरिक नम आंखों से गोरॉन को उसकी समझदारी के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो समझाता है कि मामला अर्जेंट था, पर वो बेटियों को उनके हीरो से मिलवाने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। 10 साल पहले जब लक ने अकेले राक्षसों को रोका था, उसी वजह से उसे ये बच्चियां मिली जो उसकी जिंदगी का नूर है। एरिक समझाता है कि उसकी सारी खुशियां चार्लेट और मैली से जुड़ी हैं और ये सिर्फ लक की बदौलत है। लक झेमते हुए उसे ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन गोरॉन भी कहता है कि ये बात उसके लिए भी सच है, क्योंकि लक की वजह से ही वो चेलिस को बड़ा होते देख पाया। एरिक लक से कहता है कि सिर्फ वो दोनों नहीं, पूरा महाद्वीप उसका आभारी है और वो चाहता था कि लक ये महसूस करे। लक शर्म और कृतज्ञता के साथ धन्यवाद कहता है, पर साफ करता है कि पिक्चर बुक कुछ ज्यादा ही ओवर है। एरिक को समझ नहीं आता और वो बम फोड़ते हुए बताता है कि लक पर एक स्टेज प्ले भी बन चुका है। लक शर्म से लाल होकर एक बार फिर उसे रोकने को कहता है। बात घुमाने के लिए लक पूछता है कि लेफी कैसी है। एरिक बताता है कि वो लक से मिलना चाहती थी, पर आजकल लेफी किंगडम के होली ऑर्डर की हेड है, इसलिए वो कैथीड्रल में रहती है। लक फैसला करता है कि वो उससे मिलने जाएगा। इसी बीच रोवेना नाम की एक मेड चेलिस और राजकुमारियों को मुर्गे के साथ दूसरे कमरे में ले जा रही थी। चेलिस उसे वहां ले जाने के लिए धन्यवाद कहती है। रोवेना मीठी आवाज में कहती है कि वो उनके लिए कुछ मिठाइयां तैयार करेगी, लेकिन उस मेड की आंखों में देखकर साफ पता चल रहा था कि दाल में कुछ काला है। उसकी चालाक नजरें पक्का कोई गहरा राज छुपा रही थीं। इधर कमरे में वापस वो लोग एरिक को वैम्पायर्स की सारी सिचुएशन समझाते हैं। अब राजा एरिक को पूरी तरह समझ आ चुका था कि वैम्पायर्स इतने एक्टिव क्यों हैं। लक उसे बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हर हाल में सेरेफेल के खून को बचाना होगा, वरना श्राप दुनिया तबाह कर देगा। राजा एरिक पूरी तसल्ली देते हुए लक को भरोसा दिलाता है कि ये रॉयल पैलेस की मजबूत दीवारों के अंदर लुसीरा और वो चमत्कारी मुर्गा सेरेफल हर हाल में सुरक्षित रहेंगे। ये सुनकर लुसीरा राहत की सांस लेते हुए राजा को शुक्रिया कहता है। मामला सेट होते ही लक मुस्कुराकर सिया से पूरे जोश में कहता है कि चलो अब हम पूरी तरह आजाद हैं और सीधा हाई लॉर्ड का काम तमाम करने निकल सकते हैं। इस जानलेवा एक्सपीडिशन को लेकर गॉरन अपना गिल्ड मास्टर वाला सीरियस चेहरा बनाता है। वो पूछता है कि हाई लॉर्ड को हराने के लिए उनका मास्टर प्लान क्या है। लक पूरे स्वैग और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ छाती चौड़ी करके कहता है कि उसने एक खतरनाक प्लान सोच लिया है। वो और सिया मिलकर ढेर सारे बीस्टकिन हंटर्स इकट्ठा करेंगे और फिर बिना सोचे समझे सीधे दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। भाई का प्लान सुनकर एरिक और गॉरन का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो तुरंत उसे टोकते हुए चिल्लाते हैं कि भाई ये कोई प्लान नहीं, ये सुसाइड मिशन है। मतलब लक के दिमाग में स्ट्रैटेजी नाम की चीज कभी डाउनलोड ही नहीं हुई। सबके टोकने के बावजूद लक आगे समझाता है कि वो और सिया मिलकर लॉर्ड्स का ध्यान भटकाएंगे और रास्ता साफ होते ही बीस्टकिन स्क्वाड को हाई लॉर्ड मारने भेज देंगे। गॉरन अपना सिर पीट लेता है कि तुमने असाइनमेंट्स बिल्कुल उल्टी कर दी हैं। लक का बेतुका लॉजिक था कि एक साथ कई लॉर्ड्स से भिड़ना हाई लॉर्ड से ज्यादा मुश्किल होगा। सिया बहुत ही शांति से समझाती है कि भले ही बीस्टकिन स्क्वाड लॉर्ड्स को ना मार पाए, पर वो उन्हें उलझा कर रख सकते हैं। पूरे ग्रुप में सिर्फ लक ही इकलौता है जिसके पास हाई लॉर्ड को खत्म करने की असली ताकत है। गॉरन चिंता जताता है कि इस तरीके से बहुत सारे बीस्टकिन अपनी जान गंवा बैठेंगे, लेकिन सिया का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहती है कि ये बलिदान मंजूर है, क्योंकि हाई लॉर्ड का वहां से बच निकलना 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। जब बड़े लोग अपनी खौफनाक रणनीति सुलझा रहे थे, दूसरे कमरे में चेलिस का अलग ही स्ट्रगल चल रहा था। वो दोनों नन्ही राजकुमारियों और मुर्गे के साथ खेल रही थी। खेलकूद के बीच भी वो एक पल के लिए अपनी चौकसी यानी अलर्टनेस कम नहीं होने देती। उसे लक की बात याद थी और वो जानती थी कि उसे इस मुर्गे की जान बचानी है। लक ने कहा था कि उसे सेरेफल की हिफाजत के लिए एक आउटस्टैंडिंग एडवेंचरर चाहिए, लेकिन चेलिस जानती थी कि लक ने पक्का उसे बातों के जाल में फंसाया है, क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं है। वो महज एक एफ रैंक एडवेंचरर है। भले ही वो खुद को लक की अप्रेंटिस कहे, लेकिन उसे अपनी औकात पता थी। वो खौफनाक लड़ाई में लक के रास्ते की रुकावट ही बनती। जब राजकुमारियों ने देखा कि चेलिस खामोश हो गई है, तो वो करीब आती है। चेलिस झेंपते हुए पूछती है कि वो आगे क्या खेलेंगी,
लेकिन दोनों बच्चियां खेलने की बजाय टेबल पर रखी मिठाइयों वाले बाउल की तरफ इशारा करती हैं। वो मासूमियत से पूछती हैं कि वो क्या है, क्योंकि उसमें से अजीब सी चमक आ रही थी। इससे पहले कि चेलिस हालात समझ पाती, उस बाउल के ठीक ऊपर एक रहस्यमयी मैजिक सर्कल बन जाता है। अगले ही पल कमरे में एक डरावनी डार्क धुंध फैलने लगती है। खतरा भांपते ही चेलिस राजकुमारियों को भागने के लिए चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचते हैं, उन्हें भयानक एहसास होता है कि दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है। वो बुरी तरह फंस चुके थे। जब ये खौफनाक मंजर चल रहा था, इधर गौरन अपनी मजबूरी जताते हुए लक से कहता है कि वो एडवेंचरर्स गिल्ड से फौज भेजना चाहता था, लेकिन वैम्पायर्स वैम्पायरिक चार्म इस्तेमाल करते हैं। बीस्ट के निसेस हिल सकते हैं, पर इंसानों पर चार्म चल गया तो वो आपस में ही एक दूसरे को मार काटेंगे। इसी खौफनाक वजह से राजा एरिक भी अपने नाइट्स नहीं भेज सकता। सिया समझाती है कि खून पीकर बनाए गए वैम्पायर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें सिर्फ चार्म किया गया हो, उन्हें पहचानना नामुमकिन होता है। इधर हॉलवे में मेड रोवेना दरवाजा लॉक करके लौट रही थी। उसकी धुंधली नजरें गवाही दे रही थीं कि उसे एक वैम्पायर ने वैम्पायरिक चार्म से पूरी तरह वश में कर लिया था। कमरे में खौफ का माहौल था। डरी सहमी राजकुमारियां छिपने के लिए चेलिस के पीछे दुबक जाती हैं। चेलिस उन्हें बचाने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पास उसकी तलवार तो है ही नहीं। तभी उस खौफनाक धुंध को चीरते हुए 3 खूंखार लेसर वैम्पायर्स उनके ठीक सामने प्रकट हो जाते हैं। चेलिस का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निहत्थे रहकर वो इन 3 राक्षसों से कैसे जीतेगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर उन खौफजदा राजकुमारियों के चेहरों को देखती है, उसका सारा डर हवा हो जाता है। वो फैसला करती है कि ये मायने नहीं रखता कि वो जीत सकती है या नहीं, उसे किसी भी हाल में इन बच्चियों की जान बचानी ही है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो पास रखा एक भारी कैंडल स्टिक यानी मोमबत्ती स्टैंड उठा लेती है। भाई, जब तलवार ना हो तो जॉन विक मोड ऑन करना ही पड़ता है। वो उस स्टैंड से जमीन पर एक गहरी लकीर खींचती है और पूरे स्वाग के साथ ऐलान करती है कि ये लकीर उसका पक्का इरादा है। वो किसी कीमत पर उन वैम्पायर्स को इस लकीर के पार नहीं आने देगी। राजकुमारियों और सेरेफल को सुरक्षित रखने के फौलादी इरादे के साथ चेलिस एक्शन में कूद पड़ती है। वो अपनी पूरी ताकत से कैंडलस्टिक से एक वैम्पायर पर इतना जोरदार प्रहार करती है कि वो छिटककर सीधा दीवार से जा टकराता है। ये देखकर बाकी दोनों वैम्पायर्स अपना खौफनाक चार्म इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेलिस स्मार्ट थी। जादू से बचने के लिए वो तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वो अपनी आंखें बंद रखकर ही उन खूंखार वैम्पायर्स की तरफ दौड़ पड़ती है। अपनी ट्रेनिंग के दम पर वो बिना देखे ही दोनों राक्षसों पर सटीक वार करने में कामयाब हो जाती है, जिससे बच्चियां फिलहाल सुरक्षित रहती हैं। लेकिन एक मामूली कैंडलस्टिक की अपनी सीमा होती है, इसलिए वैम्पायर्स आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो संभलते हैं और चेलिस पर दोबारा जानलेवा हमला कर देते हैं, लेकिन चेलिस हार नहीं मानती। वो पूरी ताकत से लड़ती रहती है जब तक कि एक वैम्पायर उस कैंडलस्टिक को ही बीच से तोड़कर 2 टुकड़े नहीं कर देता। हथियार टूटने के बाद वो पूरी तरह निहत्थी हो चुकी थी। वो टूटे हुए टुकड़े को फेंक देती है और बिना जान की परवाह किए भागकर राजकुमारियों के सामने खड़ी हो जाती है, ताकि अपने शरीर को ढाल बनाकर उन्हें बचा सके। जैसे ही वैम्पायर्स उनका काम तमाम करने आगे बढ़ते हैं, सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तभी बूम, एक भयंकर धमाके की आवाज से उनका हमला रुक जाता है। धूल छटते ही चेलिस को एहसास होता है कि उन्हें मौत के मुंह से लक ने बचाया है। लक मुस्कुराता है और कहता है, तुमने शानदार काम किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं अपनी अप्रेंटिस से उम्मीद करता हूँ। चलो तो अब इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट रिलीज होने दो और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए क्या।